क्या है? बहुत कैलकुलेटिव मैथ है ये। पर्याप्त धन है, यानी कि है 25-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो आप ट्रेडिंग में आए, लेकिन सीख के आए। What is the right way to allocate my money? अगर आप 50,000 कमाते हैं तो आपकी सारी EMI 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे वो 100 करोड़ कमाने होंगे, उसका रोड मैप क्या होगा? अगर आपको अपना टारगेट प्रॉफिट बढ़ाना है तो बेस कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। केवल 1,000 रुपए जोड़ जोड़ के भी हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। क्या 10,000 रुपए से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन। आपके लिए बेस्ट आपका अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन है। सेविंग के लिए आप म्यूचुअल फंड का सहारा लें। शायद हो सकता है मेरी बात से आप लोग वाकिफ ना करें, गाली भी दे सकते हैं। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ ऑल ट्रोलिंग एंड अब्यूजेस फॉर दिस। ये मार्केट छोटे पैसे वाले को ट्रेडर नहीं बनने देगी। मतलब यहाँ से पैसा कमाने के लिए भी पैसा होना चाहिए। इतना आसान होता तो सभी ट्रेडर होते। क्या स्टॉक मार्केट से सच में हर महीने एक फिक्स सैलरी निकाली जा सकती है, या फिर ये सिर्फ अपना पैसा गंवाने का एक तरीका है? अगर आप भी ट्रेडिंग का नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं या अपने पैसे को सही जगह कैसे इन्वेस्ट करें इसमें उलझे रहते हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। बक स्टॉक में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जो फाइनेंस और ट्रेडिंग के असली गुरु है। यह है फाइनेंस कोच, ट्रेडिंग एक्सपर्ट और ट्रेडर्स लूप के फाउंडर। प्लीज वेलकम मिस्टर दीपक वाधवा। हाय दीपक जी, हाउ आर यू? नमस्कार नवमी जी, और थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मेरा पर्याप्त ज्ञान है, क्योंकि मैं नहीं समझता किसी का भी ज्ञान पूरा है, तो जितना मेरा ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। डेफिनेटली सर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, ट्रेडिंग क्या है और मार्केट में जितने भी इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं उनमें से ये अलग कैसे है? ट्रेडिंग वैसे तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर इसे सीख के किया जाए तो इससे पैसा लोग बना सकते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ पे 90% लोग जो लॉस लेते हैं, ये सेबी का डेटा है, ये कहते हैं कि 90% ऑफ द ट्रेडर आर लूजिंग मनी। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अज्ञानता से आते हैं, जो ये सुन के आते हैं कि बस यहाँ 100 रुपये लगाओ 500 बन जाते हैं, या ये लोग ये सोच के आते हैं कि ये एक लॉटरी की टिकट है, अभी लगाएंगे अभी पैसा बन जाएगा। ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से सीख के करें। अच्छा। अब स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट ये है कि जैसे कोई कंपनी है, उसने अपना एक व्यापार शुरू किया, उस व्यापार के लिए उसे और पैसा चाहिए एक्सपेंड करने के लिए, तो उसने कहा ठीक है, मैंने अगर 100 रुपये डाले हैं तो 100 रुपये में पब्लिक से इकट्ठा कर लेता हूँ। तो वो अपने इक्विटी इशू करता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स इशू करता है। अब ये शेयर्स एक प्राइस पे हमें मिल जाते हैं। अब इसी की खरीद बेच को हम ट्रेडिंग कहते हैं। जो स्टॉक्स होते हैं या वो किसी कंपनी के हो सकते हैं, इंडेक्स के हो सकते हैं, तो जब हम इसको ट्रेड करते हैं, ट्रेड का मतलब क्या होता है? खरीद बेच। खरीद बेच। जैसे दुकानदार ट्रेडर कहलाता है, तो क्या करता है? वो यहाँ से लेता है, यहाँ बेचता है, यहाँ से लेता है, यहाँ बेचता है। ऐसे ही स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, इंडेक्स की ट्रेडिंग होती है। अब इसमें कई सारे एड ऑन्स जुड़ जाते हैं। एड ऑन्स ये जुड़ जाते हैं कि एक तरीका तो ये है कि मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने 100 का माल खरीदा और 101, 102, 105 का मतलब कि 5 रुपये मुनाफा लेके बेच दिया। दूसरा तरीका क्या है कि मेरे पास अपने 100 रुपये हैं और मैं इसमें एक्सचेंज मुझे लेवरेज दे देता है, तो मैं 1,000 रुपये का माल खरीद सकता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 1,000 रुपये का सौदा खरीद बेच कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अपने 100 ही रुपये हैं। हाँ। इसको हम फ्यूचर बोलते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसमें कि लेवरेज को यूज़ करते हैं। लेवरेज का मतलब होता है उधार का पैसा। उधार का पैसा। तो मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे को 10x का लेवरेज मिल गया, मैंने 1,000 रुपये का फ्यूचर खरीद बेच कर लिया। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो 1,000 रुपये है, अगर 1,000 रुपये वाली चीज़ 10% भी ऊपर नीचे हुई तो मेरा तो सुपड़ा साफ, यानी कि मेरे तो 100 रुपये गए। तो ये इसलिए लोग हार जाते हैं, क्योंकि जो आप 1,000 रुपये वाली है वो 3-4% भी मूव करी
आपके 50% कैपिटल साफ हो गई। अब आपके पास जो पर्याप्त 50% है उससे आपको वो ब्रोकर कहेगा और पैसे लाओ तो मैं ये खरीदने दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1000 की जगह 950 ही है, लेकिन आपका 50% पैसा वाइप ऑफ हो चुका है। तो ये जो इम्बैलेंस हो जाता है कैपिटल इन हैंड टू द वैल्यू ऑफ मार्क टू मार्केट, जिसे M2M भी बोलते हैं, मार्क टू मार्केट आपको देना पड़ता है। यानी कि जो मार्केट की वैल्यू है उस प्रोडक्ट की और आपकी कैपिटल की, ये जो बीच में गैप आ गया। अब लोग या तो ये 50 रुपये फुलफिल करें, वो कर नहीं पाते, तो इसलिए लोग ट्रेडिंग में हार जाते हैं और इसीलिए ट्रेडिंग से डरते भी है। डरते तो नहीं है, वो तो जब पैसा लूज करते हैं तो डरते हैं, जब तक घुस रहे होते हैं तो डरते नहीं है। एक्चुअली क्या है नवमी के इसमें ना लोग क्यों बेसिकली लॉस में रहते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी फैंसी मार्केट, इट हैज़ अ वेरी ग्लैमर अटैच टू इट। क्योंकि एज इन के मतलब आप डेटास पे काम करें तो कोई डेटा ऐसा भी है जो बोलता है कि अगर आपने आज से 2 साल पहले 100 रुपये लगाए होते तो आज 10,000 बन जाते। हाँ, और एक्चुअल में हुआ भी है लोगों के पास, लेकिन वो हमारे साथ होगा, आपके साथ होगा, या जो ऑडियंस कर रही है उसके साथ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो केवल 90-93% लोग हैं जो लॉस में हैं, मतलब कुल मिला के 90-95 लोग हैं जो लॉस में हैं, केवल 5 से 7% लोग हैं जो प्रॉफिट में हैं। तो ये 5-7% लोग कौन हैं, इसकी श्रेणी क्या है? या तो ये बहुत एजुकेटेड हैं, इन्हें पता है कि हाउ टू प्ले दिस गेम। दूसरा, इनके पास पैसा बड़ा है, वो बैकअप के अलावा इनके पास बहुत बड़ा पैसा है। ये 2-5-10 हज़ार वाले लोग नहीं हैं जो 7% की श्रेणी में आते हैं, ये बड़े पैसे से काम करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है नवमी, कि मार्केट में जो रिटर्न आती है वो लोगों को लगता है कि मैं 50,000 लगाऊंगा मेरे को 2 लाख कमा लूँगा। ये मिथ लोगों को मतलब ख़त्म करना पड़ेगा। दे हैव टू कम आउट ऑफ दिस मिथ। नहीं है ये लॉटरी की टिकट, बहुत कैलकुलेटिव मैथ है ये। इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रिटर्न है, अच्छे बड़े बड़े ट्रेडर्स की जो रिटर्न है वो मुश्किल से 20% की होगी सालाना। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है वो समझ लेते हैं कि लोग क्यों इसमें स्पेकुलेट करने लग जाते हैं। अब मैं एक व्यक्ति हूँ, मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ 1 लाख रुपए की। अब मेरे को ये उम्मीद है कि मैं जो भी पैसा लगाऊं वो तो मैं कैलकुलेशन बाद में करता हूं, लेकिन 1 लाख से मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ही मेरा फ़ायदा है यहाँ आने में। तो मैंने अपने लिए एक टारगेट सो सेट कर लिया 2 लाख रुपए का, लेकिन इस 2 लाख के लिए मैंने कैपिटल कितनी लगाई? 5 लाख रुपए। तो क्या आप सोचते हो 5 लाख लगा के 2 लाख रुपए बनाए जा सकते हैं महीने के? दैट मीन्स वी वांट टू अर्न 40% ऑफ माई कैपिटल एवरी मंथ, यानी कि 480% मुझे चाहिए साल का। यानी कि 5 लाख रुपए मैं लगाऊंगा और 2 लाख का मतलब मैं 24 लाख रुपए कमाऊंगा साल के। ये मुमकिन है क्या? इतना आसान होता तो सभी ट्रेडर होते। हम बात करते हैं एक व्यक्ति को सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान में, उनका नाम है श्री मुकेश अंबानी। बिल्कुल। आज उनकी व्यक्तिगत वेल्थ की बात करें 10-12 लाख करोड़ है उनके पास। हम में से जो भी कोई ट्रेड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, उनके पास लाखों करोड़ की पर्सनल वेल्थ है। आप जरा एक बार ये देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरे साल भर में कितना कमाती है। HDFC बैंक आपको जब होम लोन लेना होता है तो आप कहते हैं बैंक से कि भाई हमें 9 की जगह तुम 8.5 में दे दो इंटरेस्ट। तो बैंक को नहीं दिख रहा कि मैं 480% कमा सकता हूँ स्टॉक मार्केट में। 5 लाख, हर 5 लाख पे मुझे 24 लाख साल के बन सकते हैं। ये बैंक को नहीं दिख रहा, ये सिर्फ उन कुछ चंद समझदार लोगों को दिख रहा है जो ट्रेडर बनने आए हैं। तो इसीलिए लॉस होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपना टारगेट प्रॉफिट बढ़ाना है तो बेस कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, टारगेट तो चाहिए मुझे तो, अच्छा उनकी भी गलती नहीं है भाई, उनको 1-2 लाख रुपए जो एक फैमिली का घर चलाने का खर्चा है वो चाहिए उसे, चाहे वो 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, लेकिन उसके पास पूंजी भी पर्याप्त है। तो फिर उसे ये समझना चाहिए कि ये गेम मेरे लिए नहीं है। अगर एक आम आदमी आपसे ये सवाल पूछे कि कौन कर सकता है ट्रेडिंग, तो इसका एक सीधा जवाब क्या हो सकता है? जिसके पास पर्याप्त पूंजी है वो कर सकता है। अब ये तो ऐसा हो गया कि भाई मुझे ऑडी गाड़ी लेनी है
या मुझे मर्सिडीज लेनी है या मुझे BMW लेनी है। अब किसके लिए है ये? मतलब यहाँ से पैसा कमाने के लिए भी पैसा होना चाहिए भाई तो खुद के स्टॉक पास। मार्केट का तो सीधा प्रिंसिपल ही यही ना, पैसे से हमारा तो पैसा। रॉ मटेरियल भी पैसा है, हमारा तो प्रोसेस भी पैसा है और हमारा तो आउटकम भी पैसा है। पैसे से तो यहाँ तो पैसा डालेंगे तो पैसा निकलेगा। बिल्कुल। ये थोड़ी हो सकता है कि मैं सिर्फ पैसा ना डालूं। और ये तो नवमी जी आज की तारीख में सब जगह पे एप्लीकेबल है। आज आप नोएडा में कहीं एक छोटी मोटी दुकान भी लेने जाएं तो 1-1.5 करोड़ में अच्छी दुकान नहीं मिलती है। ट्रू। तो फिर 1.5-1 करोड़ की दुकान लेंगी। अगर आप दुकान नहीं ले रही तो आप उतना फिर बर्न करने के लिए तैयार हो कि हाँ जी मैं किराए पे लेती हूँ दुकान, तो 1-2 लाख रुपए महीने का किराया होगा, फिर स्टाफ रखेंगे, फिर टीम रखेंगे, फिर प्रोडक्ट रखेंगे, फिर डे टू डे एक्सपेंसेस करेंगे, तो जाके दुकान पे कस्टमर चढ़ेगा नहीं या नहीं चढ़ेगा ये भी कोई गारंटी नहीं। एक सवाल है जो दीपक जी बहुत ज़्यादा सर्च किया गया है कि अगर मैं अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहूँ, ट्रेडिंग करना चाहूँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जो भी लोग ये सर्च करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वे टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। लोग सोचते हैं बहुत आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। आसान होता तो 93-95% लोग लॉस में थोड़ी होते। जहाँ का सक्सेस रेशियो कुल 5-7% है, तो वो चीज़ ईजी कैसे हो सकती है ये लोगों को समझना पड़ेगा। ईजी तो बिल्कुल नहीं है। सेकेंडली, मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप खुद मार्केट में आने से पहले गूगल सवाल कर लें, आप मार्केट में नहीं आएंगे। क्या होंगे वो सवाल? पहला सवाल कि मुकेश अंबानी जी पूरे साल भर में कितना कमाते हैं, परसेंटेज वाइज, नॉट रुपए वाइज। मतलब वो चाहे 100 रुपये लगाएं, 1 लाख लगाएं, 1 लाख करोड़ लगाएं, 1000 करोड़ लगाएं, जो भी लगाएं, मुझे नहीं पता कितना परसेंट कमाते हैं, कितना परसेंट उन्होंने कमाया है, राइट? दूसरा, सबसे बड़े इन्वेस्टर जो हैं दुनिया के वो हैं वॉरेन बफे। आप उनका सब कुछ पब्लिक है, आप गूगल कर लें कि पिछले 10 साल का CAGR मिस्टर वॉरेन बफे का क्या है। तीसरा, SBI इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, HDFC सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और वो है। आप ये कर लें जी, SBI सब साल भर में क्या कमाता है, HDFC साल भर में अपनी लागत की पूंजी का क्या कमाता है। अब आप देखेंगे कि ये सब लोग, जो हम 1000 रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाख की नहीं, हम कई लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ कई लाख करोड़, 1000 भी नहीं, लाख करोड़ की। तो जब आप ये देखेंगी कि वहाँ भी सब की रिटर्न 18 से 20% साल की है, तो मैडम मेरे अंदर तो उनसे ज़्यादा दिमाग नहीं है। तो बहुत ही कोई विरला ट्रेडर होता है जो 20-30% कमा लेता है, नहीं तो मैडम इसी ब्रैकेट में अर्न करते हैं लोग। अब आपको ये एनालाइज करना है, आपने अपने आप से सवाल पूछ लिए, अब आपको पता लग गया कि ये सब लोग इतना कमाते हैं, ठीक है। अगर ये इससे ज़्यादा कमा सकते होते तो ये धंधा बंद करके ये स्टॉक मार्केट में घुस जाते, लेकिन इनके पास भी डेटा है कि इससे ज़्यादा कमाई करना मुश्किल है शायद मार्केट में। तो हमारे पास एक ये आंसर मिल गया। अब दूसरा, आदमी को ये सोचना है कि मैं कमा तो 18 से 20% सकता हूँ, अब कितना कमाना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ तो 1 लाख रुपया कितने पैसे का 18 से 20% के हिसाब से बैठता है, उतनी पूंजी लगाऊं। ये तो हो गया मेरा पार्ट 1। अब पार्ट 2 पे आता हूं मैं। ये किसने कहा है कि मैं पर्याप्त पूंजी लगा लूंगा तो इतना कमा ही लूंगा? लॉसेस तो यहाँ भी हो सकते हैं। तो फिर मेरे को अपने आप को एजुकेट करना है। आई नीड टू लर्न द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। मार्केट किस तरह बिहेव करती है, मैं किस तरह से बच सकता हूँ, मुझे कौन सा प्रोडक्ट है जो ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, फ्यूचर में करना है, ऑप्शन में करना है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी है, फ्यूचर सेलिंग करनी है, चार्ट बेस करनी है, क्वांट बेस करनी है, डेटा बेस करनी है। बहुत सारी ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस खरीदो बेचो, बहुत सारे इसमें भी डेटा पॉइंट्स हैं। तो फिर आपको एक नीश सिलेक्ट करनी है आपनी। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टर होते हैं। तो इसमें क्या दीपक जी, ये हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि किसके लिए कौन सी बेस्ट है?
क्या इसके इसके पीछे भी लिए कुछ? हाँ, इसके लिए मैडम ऐसा है कि आपको डोसा पसंद है, मुझे चाउमीन पसंद है, हमारे कैमरामैन साहब को हो सकता है चिकन पसंद ठीक हो, है। और किसी को सात्विक पसंद हो। अब ये तो व्यक्तिगत चॉइस है, ओके। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है। देखिए, हर किसी की अपनी एक रिस्क टेकिंग एपिटाइट होती है, हर किसी का एक मतलब, मैं तो ऐसे कहता हूँ इसको कि मैं एक शू की दुकान पे गया, मेरे को एक जूता, मैंने 10 शू जोड़ी देखे, मुझे 11वां पसंद आया, लेकिन क्या उन 10 का कोई बायर नहीं है? उनका भी बायर है ना, किसी को वो पसंद हो, किसी को वो पसंद हो। सो चॉइस इज़ वेरी इंडिविजुअल। आप सब कुछ करके देख लीजिए, जो आपकी साइकोलॉजी को, जो आपके माइंडसेट को, जो आपके टैलेंट को, जो आपके व्यक्तिगत पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा सूट करे, आप उस तरह की ट्रेडिंग करिए। बिल्कुल। तो सर क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात यहाँ पर की, तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में रहता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में सर्च भी करते हैं, जानना चाहते हैं। सो आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस कि ये फ्यूचर और ऑप्शन, मतलब एक आम इंसान, मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो ये क्या है और ये कितना रिस्की है? देखिए, फ्यूचर क्या होता है कि जैसे आपने कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ए है, उसका एक स्टॉक खरीदना है, ठीक है। तो आपने पैसे दिए, और वो मैंने स्टॉक वो खरीद आपके लिया। आपके डीमैट अकाउंट में आ गया। ठीक है। ये तरीका हुआ, यू आर ए इन्वेस्टर हेयर, क्योंकि डिलीवरी ले ली, वो डिलीवरी आपके डीमैट मेरे अकाउंट में आ गई, डीमैट तो अकाउंट दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज कॉल्ड सिंपल इन्वेस्टिंग। अब ये ऊपर जाए नीचे जाए, जो भी होगा इसका नफ़ा नुकसान आपको उतने पैसे पे ही मिलेगा। आपने 100 रुपये लगाए, 100 वाली चीज़ 90 हो गई, तो 10 रुपये का लॉस हो गया, 100 वाली 110 हो गई, 10 का फ़ायदा हो गया। लेकिन वो चीज़ फिजिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र है, जिसको कि डीमैट अकाउंट बोलते हैं, यानी आपकी तिजोरी में आके वो स्टॉक पड़ा हुआ है। दिस इज़ वन वे ऑफ ट्रेडिंग। अब आपको लगता है कि जी मेरे को तो अगर ये 10% बढ़ भी गया तो कुल 10 ही रुपये मिलने हैं, तो मेरी तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द रिटर्न। तो आप क्या करेंगी, आप इसी स्टॉक ए का, जो कंपनी ए है, इसका एक फ्यूचर ले लेंगी। अब फ्यूचर क्या होता है, जो आपने एक स्टॉक लिया, समझिए उसके 100 स्टॉक का एक लॉट बना दिया एक्सचेंज ने, ठीक है। कि नवमी जी ये जो 100 क्वांटिटी है, इसमें क्वांटिटी हो गई, इसको हमने एक नाम दे दिया, इसको हमने कह दिया फ्यूचर है ये, और इसको हमने एक डेट भी दे दी साथ में कि ये फ्यूचर इस दिन एक्सपायर हो जाएगा। जैसे वो जो आपने खरीदा अपनी तिजोरी में रखा, ये तो लाइफ लॉन्ग आपका चलता रहेगा, क्योंकि वो आपकी तिजोरी में आ गया। हाँ। ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसमें क्वांटिटी बढ़ गई, यानी कि 100 रुपये का एक स्टॉक था, अब 100 के 100 स्टॉक हो गए, यानी कि इसका वैल्यू हो गई 10,000। इसको एक डेट दे दी कि इस डेट पे नफ़ा हो नुकसान हो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको कैरी करना है तो दूसरी डेट आगे वाली अवेलेबल है, उसको खरीद लीजिए। अब आपने कहा जी मेरे पास 10,000 तो है नहीं, तो एक्सचेंज ने कहा कोई बात नहीं, आप तो सिर्फ 25% 20% ले आओ, यानी कि 250 रुपये ले आओ, हमसे ये 10,000 का माल, 2500 रुपये ले आओ, हमसे 10,000 का माल ले लो। अब आपने ये 10,000 का माल ले लिया केवल 2,500 रुपये दे के। पहले दिन ये 100 वाली चीज़ आ गई 90 रुपये पे। अब आपके पास कितनी क्वांटिटी है? 100 क्वांटिटी है, यानी कि आपका 1,000 रुपये का नुकसान हो गया डे वन पे। अब एक्सचेंज ने कहा भाई नम्मी कोई बात नहीं, तुम्हारा नुकसान हो गया, 1,000 रुपये जमा करा दो या शाम को इसको काट दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो अब अकाउंट में 1,500 ही बचे हैं। पहले दिन आप 2,500 लाए थे, हमने 2,500 के सामने 10,000 का सौदा खरीद लिया, वो सौदा नीचे आ गया, हमें 1,000 रुपये का लॉस हो गया। अब एक्सचेंज विल गिव यू 2 चॉइसेस, ईदर यू लिक्विडेट योर प्रोपोजिशन, तो 1,000 रुपये का लॉस बुक हो गया, 1,500 रुपये लो घर को जाओ, तो हमारा 1,000 का नुकसान हो गया। यानी कि 1,000 का नुकसान हो गया, तो नाउ ईदर आई हैव टू पुट 1,000 रुपीज़ और आई हैव टू लिक्विडेट माई पोजीशन एंड टेक 1,500 रुपये घर बैक होम। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि ये 100 वाला 110 हो गया, तो एक्सचेंज ने कहा कोई बात नहीं, ये 10 रुपये आपका मुनाफा है, आपके अकाउंट में आ गया, आप इस 10 से कुछ और खरीदो, कुछ करो, मेरे को 2,500 चाहिए, ये जो 1,000 है ये आप विड्रॉ कर लो और आप अपना इसको प्रॉफिट को एंजॉय करो। सो एक्सचेंज ने आपको दोनों चीज़ का बेनिफिट दिया है, प्रॉफिट हो तो ले जाओ, कम हो जाए दे दो। अब लोग क्या करते हैं, लेके ही 2,500 आते हैं, वो 2,500 उनके लिए 100% है। अब हर आदमी सोचता है कि ये तो ऊपर ही जाएगा तो मेरा मुनाफा होगा, अरे भाई नीचे आएगा तो क्या करना है। तो इसका मतलब ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो आपको बाय करना है या सेल करना है ये नहीं पता, दूसरा
कितने पैसे लगा के कितनी पोजीशन बनानी है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। तो आपके पास एक पर्याप्त धन होना चाहिए और उस पर्याप्त धन में कितनी मैं क्वांटिटी ले सकता हूँ वो मेरी क्लियर होनी चाहिए। तीसरा जो मेरे को सबसे बड़ा है, मनी मैनेजमेंट, कि मेरे पास अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे पास मेरे बैंक में कितना पैसा है, मेरे पास ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा है, मैं कितने देर तक लॉस देखूंगा, कितनी देर तक प्रॉफिट देखूंगा, ये मेरे पास पूरी एक स्ट्रैटेजी डिवाइस होके ट्रेड लेने से पहले होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ नवमी, मार्केट मुझे क्या देगा ये सिर्फ मार्केट जानता है। यानी कि मैंने कोई चीज़ 100 पे ली, वो 1000 जाएगी, 800 जाएगी, 200 जाएगी या 80 जाएगी, ये हमें लेते वक्त नहीं पता। लेकिन मुझे मार्केट को क्या देना है, यानी कि वेयर आई हैव टू पुट माय स्टॉप लॉस, ये मेरे को ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। यानी कि 100 वाली चीज़ 90 पे मैं निकलूँगा, 95 पे निकलूँगा, 80 पे निकलूँगा, 50 तक रखूँगा। इफ़ आई डोंट हैव दिस स्ट्रेटजी विद मी बिफोर टेकिंग द ट्रेड, मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हर आदमी लॉस इसलिए लेता है कि उसके पास कोई प्लान ही नहीं होता। उसको सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है, मैंने 100 में लिया, ये 150 जाएगा। अरे भाई 150 जाएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर क्या होता है वो 150 जाता नहीं है, वो 70 ही रह जाता है और लोग लॉस ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मेरे पास एक बहुत ही मैंने सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर्ली एलोकेट कर दी है हर जगह, अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा 10,000 15,000 रुपये एक्स्ट्रा है जो मैं कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे में व्हाट इज़ योर सजेशन? व्हेन आई सर्च ऑन गूगल फॉर ट्रेडिंग तो ये सबसे ऊपर आ रहा था कि क्या 10,000 रुपये से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? ऐसे इंसान को ना मार्केट से इतना दूर रहना चाहिए क्योंकि ये मार्केट 10-20 हज़ार वालों के लिए बना नहीं है। यहाँ पे जबकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल 10-20-50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए से ही आते हैं, लेकिन ये मार्केट उनके लिए बना ही नहीं है। इफ़ यू विल प्ले अ रॉन्ग गेम यू विल ऑलवेज मीट एन एक्सीडेंट। आप स्विमिंग के एक्सपर्ट हो और आप साइकिलिंग करोगे तो गिरोगे ही गिरोगे। डेफिनेटली। आपको साइकिलिंग आती है और आप सोच रहे हो मैं स्विमिंग कर लूँ तो आप डूबोगे ही डूबोगे। सो एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन, ये हर किसी को समझना पड़ेगा। 10,000 रुपये हैं तो उसको इन्वेस्ट करना है तो एफडी करिए, म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, कोई स्टॉक खरीद लीजिए जिसको कि आप आने वाले 10-20-25 साल तक रख सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे वही सवाल आ जाता है कि जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है क्या वो बढ़ने भी वाला है या नहीं? ये कैसे पता लगेगा कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है? कैसे? यही तो पढ़ना पड़ेगा ना। यू हैव टू स्टडी। मतलब सो यू आर सजेस्टिंग कि कोई भी अगर ट्रेडिंग के लिए जाना चाहता है तो सबसे पहले ही और शी हैज़ टू स्टडी इट वेरी वेल, उसको अच्छे से समझो। नवमी, मैं चलो तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, पॉडकास्ट का गेस्ट मैं हूँ, तुम आज थोड़ा सा मेरे को बताओ। ठीक है। तुमने मोबाइल अभी ले रखा है? हाँ जी। कौन सा मोबाइल है ये? एप्पल का। एप्पल का है? आईफोन। क्यों लिया था ये? मतलब ये वाला तो इसलिए लिया था क्योंकि इसका कैमरा क्वालिटी टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा था। हाउ डिड यू नो दैट? बिकॉज अपने अराउंड मैंने देखा जितने भी मेरे क्रिएटर फ्रेंड्स हैं या जो वीडियोस बनाते थे तो आई यूजुअली यूज टू आस्क देम यार ये वाला अच्छा फ़ोन है, तो दे टोल्ड मी कि बेस मॉडल से अच्छा प्रो है, तो अगर तुझे कैमरा अच्छा चाहिए तो तू प्रो ले ले इफ़ यू कैन स्पेंड दैट मनी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाँ मनी। मतलब तो मैंने ले लिया। किसी का यूज वूज करके भी देखा था कि ला चल एक बार फोटो सेल्फी ले लेते हैं, मे बी एनी ऑफ योर फ्रेंड यू मस्ट हैव क्लिक्ड द सेल्फी, ऐसा हुआ था? हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद हमने पैसे में कितने का है ये फ़ोन? सर मतलब 1,20,000। तो हमने बस गए दुकान पे ले लिया या हमने ये भी सोचा कि कहाँ सस्ता मिलेगा या कोई मेरा फ्रेंड दिला दे या ऑनलाइन सस्ता मिलेगा या हाँ कुछ? मतलब देखा मैंने हर जगह कि मतलब ऑनलाइन कितने का मिल रहा है या जैसे क्रोमा है, इमेजिन है, जो जो अलग अलग स्टोर्स है कहाँ पे कितने का मिलेगा, तो आई चेक और जहाँ पे अच्छी डील मिली। कितने का है ये फ़ोन वैसे? सर 1,20,000 और 30 के अराउंड। अगर ये अभी खो जाए तो हाउ मच इम्पैक्ट इट इज़ गोइंग टू मेक टू यू? खत्म हो जाएगा मतलब पूरा 130 मेरा लॉस। नहीं, बट टू योर नेट वर्थ हाउ मच इम्पैक्ट इट इज़ गोइंग टू मेक टू यू? टू माई नेट वर्थ
मतलब मैं इमोशनली आई विल बी अपसेट, बट दिस इज द अमाउंट कि ठीक है मैं अगले महीने नेक्स्ट दोबारा मंथ ले ले सकते हो। लूंगी। हाँ बहुत बढ़िया, बस मेरे को यहीं हाँ, तक मतलब मेरी जानना था। नेटवर्थ पे तो कुछ सो नहीं नाउ होगा। व्हाट वी हैव अंडरस्टूड थ्रू दिस कन्वर्सेशन इज, आपकी जो भी सैलरी पैकेज है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके लिए इसकी वैल्यू अगले महीने दोबारा भी खरीद सकते हो आप। हाँ, सो दैट मीन्स इट इज ऑफ नॉट दैट इम्पोर्टेंस टू योर नेटवर्थ। नेटवर्थ राइट। दिस इज वन। सेकेंडली, हमने इस कन्वर्सेशन से क्या समझा कि 1 लाख रुपए की चीज लेने के लिए आपने कम से कम 4-5 घंटे अपनी जिंदगी के खराब किए। ट्रू। First, you took a selfie with your friend as we initiated this dialogue. मोर देन अ डे। More than a day you More have spent. हैं? मतलब नहीं, मतलब मोर देन एक अ तुच्चे से मोबाइल के लिए जो कि सारी दुनिया को पता है कि एप्पल का है, और आप रिसर्च नहीं भी करते तो भी दुकान से वही आना था। हाँ Could you have changed anything in it? फिर मैं गया, मैं उठा, मैंने पैसे दिए, मैं लेके आ गया। अब कैमरा अच्छा है या नहीं है तो भी तो यही मिलना है। अब आपकी फ्रेंड कह दे कैमरा अच्छा नहीं है और आपके सारा ऑफिस लेके चल रहा है, तो आप शोबिस के लिए तो लोगे ही ना भाई से। आपके पास चॉइस क्या है इसके लिए? यू कुड नॉट चेंज एनीथिंग। ट्रू। The amount of money you tried to save must be not more than 5,000 rupees. But still you did a research of almost 1 day. That is what you told me. कि कहाँ से मैंने लूँ? ऑनलाइन देखा, अमेजोन देखा, अमेजन देखा, ये वो जो भी आपने देखा। कहाँ से लूँ? हाँ तो हमने क्या किया, अपनी ज़िंदगी के 10 घंटे यानी कि ऑलमोस्ट 1 वर्किंग डे लगाया इस पे ट्रू। समझने के लिए कि कैमरा कैसा है, जो कि मेरी चॉइस ही नहीं है। अभी मैं आपसे कह दूं 50 की जगह इसमें तो 40 Mbps का कैमरा है, तो कुड यू चेंज इट? No. कैन यू ऑर्डर एप्पल के भैया मेरे लिए तो तुम ऐसा बना दो जिसमें 50 Mbps हो, ट्रू। मेरे लिए तो मेरा वाला पिंक, मेरा वाला ग्रीन कलर बना दो, कुछ ऐसी चॉइस ऑफ है? कोर्स नॉट। Still we spent a lot of time in doing a research. ट्रू। We will name it as research. मैंने पहले रिसर्च की इसके फीचर्स के लिए, फिर मैंने रिसर्च की कि मेरे आसपास किसने किसके लिया है, पास है? फिर मैंने रिसर्च की कि सस्ता कहाँ मिलेगा, प्राइस को लेकर फिर मैंने शायद 1-2 घंटे जाके भी करा होगा। वहाँ पे भी। मेरे हाँ, अपने true। बच्चे क्या करते हैं, पहले वो सब रिसर्च करते हैं, 4-6-10 घंटे लगाते हैं, फिर उसके बाद वो सारे वेबसाइट देख लेते हैं, फिर उसके बाद मेरा बेटा जाएगा एप्पल स्टोर पे, वो कहेगा जी ये 1,30,000 का है, तो उसे दिखाएगा भाई ये देख 1,25,000 का मिल रहा है, वो एप्पल वाला या स्टोर वाला उसे मैच कर देगा। तो वाई टू वेस्ट द टाइम भाई, ऑर्डर करके मंगा ही लेते ना। ट्रू 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 हम स्टोर से भी सस्ता तो ला नहीं पा रहे, ट्रू। लेकिन दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, तो हम सोचते अगर हैं हमारा दिमाग डंब हो जाता है। मेरे साथ वाली डेस्क पे बैठे हुए मेरे कलीग ने क्या किया, उसने ये म्यूचुअल फंड लिया तो मैंने भी ले मैं लिया, भी लूं। उसने यहाँ फ्लैट लिया तो मैंने भी ले लिया, उसने ये गाड़ी ली मैंने भी ले ली, ट्रू ट्रू ट्रू। उसने ये फ़ोन लिया मैंने भी ले लिया। तो हम अपने डिसीजन वहाँ पे क्यों नहीं अपनी रिसर्च कर रहे जहाँ पे मुझे रिटर्न की उम्मीद है? दिस इज ए डेप्रिशिएटिंग एसेट मैडम, यू आर गेटिंग। Exactly। आज आप 1,30,000 का लेके आए हो, अगले महीने बेचोगे तो 1,20 मिलेंगे, और 1 साल बाद बेचोगे तो आधे ही पैसे 50। मिलेंगे, क्योंकि नया मॉडल आ जाएगा। तो हमें तो डे 1 से खरीदते वक्त ही पता है ना कि इसमें हर महीने 5,000 रुपये टूटने ही हैं। राइट। तो फिर जहाँ मुझे पता है कि मेरे को कमाना है इससे, आई हैव टू इन्वेस्ट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, देन वाई आई एम नॉट डूइंग माई रिसर्च, वाई आई एम नॉट एजुकेटिंग माई सेल्फ। और आजकल तो आप लोग तो ऐसे जनरेशन में पैदा हुए हो सब लोग, जहाँ पे चैट GPT, AI स्क्रीनर, ये वो, मतलब क्लिक ऑफ ए बटन आपके लिए अवेलेबल है। तो करो ना रिसर्च, लगाओ पैसे उस हिसाब से। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या दे वांट टू स्टार्ट इट एज अ, हम ये कह सकते हैं कि शुरू में वो फुल टाइम नहीं करना चाहते हैं, उसको एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, सो व्हाट डू यू रिकमेंड देम? व्हाट आर दोज टॉप 3 स्किल्स और टॉप 3 मैडम अब कोर्सेज? देखो, मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ सब कुछ। आप क्या करती हैं, आपका फुल टाइम जॉब क्या है? मैं मतलब एंकर एंड रिपोर्टर हूँ जी बिजनेस में। वाह वाह वाह। अब मैडम आप एक काम करो, कल से यू बी माई स्टेनो फॉर 9 to 6 इन द आफ्टर, मतलब दिन में। कैन यू वर्क विद मी? 9 to 6 तो आई वोंट बी। लेकिन हाँ, 6 to अगले दिन 9 तक आप शायद एकोमोडेट कर पाएँ। हाँ, जब मेरा ऑफिस नहीं होगा। राइट। बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगी आप मेरे साथ काम?
क्योंकि तब तो मैं अपना ऑफिस का काम कर रही होंगी, Exactly. मेरा मेन काम। यस, तो आपने पहले क्या बोला कि मेरे को इन्वेस्ट करना है विद माय जॉब। ट्रू। दिस इज अ फुल टाइम जॉब, व्हाट आई एम डूइंग इज अ फुल टाइम जॉब सो एवरी ट्रेडर हैज टू टू बी बी ऑन द फुल स्क्रीन। फुल टाइम। भाई मुझे जब तक मैं रिसर्च नहीं करूंगा, मेरे को पता नहीं होगा मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मुझे मार्केट दिन में 10 दफ़ा डायरेक्शन चेंज करता है, इफ़ आई एम नॉट एबल टू कैच इट तो लॉस ही होना है। तो आपका फुल टाइम जॉब क्या है? यू आर वर्किंग विद जी, यू आर एंकर हेयर, ठीक है। मेरा फुल टाइम जॉब क्या है? आई एम ए ट्रेडर। तो जिस आदमी को नौकरी भी करनी है और पैसा भी कमाना है तो उसको इन्वेस्टिंग करनी है, उसे ट्रेडिंग नहीं करनी, पहली चीज़। दूसरा, उसको स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाना है तो उसे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं आना, क्योंकि उसका ये मेन काम नहीं है। तो जिसका ये मेन काम है, मैं पैसा अपना उसको दे देता हूँ, भाई तुम मेरे को कमा के दे दो, मेरे से आधा % ले लो, 1% ले लो। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। यू अर्न, आपका काम है यहाँ से कमाना, आप अपने प्राइमरी जॉब से कमाइए और सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट करिए अपनी, जहाँ से जिसका वो काम हो। तो मैं समझता हूँ म्यूचुअल फंड इज़ ए वेरी गुड वे टू इन्वेस्ट योर मनी। 10, 15, 20 हज़ार जिसके पास हैं वो हर महीने एक छोटी छोटी सिप शुरू कर दे। और मैं अभी आपको एक ऐसा आंकड़ा देने वाला हूँ, ये मैंने वैसे कई जगह बोला है लेकिन मैं आपकी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँगा। केवल 1000 रुपये जोड़ जोड़ के भी हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से मैं हर महीने, मेरे पास 5000 रुपये हैं और मैं हर महीने 5000 सेव कर सकती हूँ, मतलब SIP में डाल सकती हूँ। तो अगर मुझे दीपक जी वो 1 करोड़ का फंड खुद मैं तो के 100 लिए- करोड़ कह रहा हूँ। ओके, अगर मुझे वो 100 करोड़ Yes. कमाने होंगे तो उसका रोड मैप क्या होगा? देखिए जी, आपको कोई भी एक स्मॉल कैप से मिड कैप फंड लेना है। आप क्या करिए, कोई भी एक म्यूचुअल फंड ले लीजिए जिसने अभी 27%, 20%, 28%, 30% की रिटर्न दी हो पिछले 10 साल में। मैं ये नहीं कह रहा 1-2 साल, 10 साल 10 का साल ट्रैक में। रिकॉर्ड जिसका इतना हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो आज इतना दे रहा है वो 1% भी कम होता जाए तो 15% तो देगा ही आने वाले 20-30 साल, 40-50 साल में। भाई आज पिछले 10-15 साल से अगर कोई चीज़ 25%, 30% की रिटर्न दे रही है तो आने वाले टाइम में मैं मान लूँ कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, बिल्कुल समय ही ख़राब आ जाएगा, देश भी कल को हमारा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, निफ्टी भी परफॉर्म नहीं करेगी, सब अपनी बैड कंडीशन लगा लें तो 15% मान लें एक रिटर्न। तो आप 1000 रुपये जोड़िए, 15% के CAGR से 67 ईयर्स में 100 करोड़ बन जाएगा। आप अपना, किसी को भी ये मेरी बात पे डाउट हो तो गूगल कर लीजिए, सिप कैलकुलेटर खोलिए, 1000 रुपये की सिप करिए, 15% एनुअलाइज रिटर्न पे हम बात कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमें 50%, 30% या कोई लॉटरी जुआ सट्टा ही करना है। 15% बहुत ही मिनिमल साइड पे कर रहे हैं। 67 ईयर्स में 100 करोड़ रुपए बनते हैं। किसी को भी वेल्थ बनानी हो, अब चाहे ये कोई हमारा ऑडियंस जो है एक मजदूर हो, चाहे एक फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो छोटा काम कर रहा है, मतलब सैलरी, छोटी सैलरी पे काम कर रहा है, या बड़ी कर रहा है या बहुत बड़ी कर रहा है, जिसके पास लाख रुपए बच रहे हैं वो अपना मल्टीप्लाई कर दे। भाई 1000 रुपये की जगह आप कह रही है 5000, आप 5000 जोड़ना शुरू कर दीजिए। किसी के पास 10,000 की कैपेसिटी है वो 10,000 जोड़ना शुरू कर दे, लेकिन कम से कम 30-40 साल तक उसे कंटिन्यू करना है। और इसमें स्टेप अप का क्या रोल रहेगा? कोई क्या हमें करना ही नहीं है, 1000 step up रुपये से ही नहीं बन करना? जाएगा जी। कोई नहीं करना चाहिए स्टेप अप तो ज़रूरी नहीं है। देखिए क्या है, म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है कि पहले हम समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक है। म्यूचुअल फंड का मतलब है मैं एक फंड का मैनेजर हूँ, मतलब मैं पहले तो मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक AMC हूँ, ठीक है। अब एक AMC जो होती है वो एक कंपनी होती है, जैसे कि बहुत सारी, मैं नाम शायद नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आप गूगल कर लीजिए, बहुत सारी AMC हैं इंडिया में। आप उनको कैटेगरी फंड के होते हैं, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप वो कंपनियां होती हैं जिनकी की मार्केट कैप शायद 1 लाख करोड़ से ऊपर होती है। अब स्मॉल कैप वो कंपनी होती हैं जो लाला टाइप कंपनी से लिस्ट होती हैं और लिस्ट में उनकी मार्केट कैप बहुत बड़ी नहीं होती। इन कंपनीज में अक्सर कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज देखे गए हैं, प्लस क्योंकि ये इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती तो कुछ
थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी चलती Issues रहती रहते है। हैं। और ये कंपनियां 100 में से शायद 15, 20, 30 ही आगे तक जा पाती हैं, बाकी सब वहीं ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है स्मॉल कैप इज़ वेरी रिस्की। इससे ऊपर जो कंपनियां होती हैं Mid उनको हम caps। मिड कैप बोलते हैं। ये कंपनियां उनसे बहुत बेहतर होती हैं, क्योंकि ना तो ये बहुत बड़ी हैं लेकिन ये बहुत छोटी भी नहीं है। इनके यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं होते। और दूसरा, अक्सर यही वाली कंपनियां बड़ी बन जाती हैं आने वाले 10, 20, 30 साल में, जिनकी टर्नओवर आज मान लीजिए 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 2000 करोड़। 5000 करोड़ है, ये कल लाखों करोड़ में पहुंच जाती हैं। तो ये कंपनियां बड़ी बनती हुई देखी हैं हमने पास्ट में। तो इनकी जो रिटर्न है ये बहुत ज़्यादा है। स्मॉल में भी जो चल जाती है उसकी बहुत ज़्यादा है, इनकी भी और ज़्यादा मिड है। में जो है वो भी। अब ये जो कंपनी है लार्ज कैप, ये क्या है, ये बहुत बड़ी कंपनी। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको कि जैसे एयरटेल है हमारे यहाँ, या रिलायंस जियो है जिसका कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मतलब सिम कार्ड यूज़ करते हैं। अब आधे लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, आधे इसका यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 50-50 मान लेते हैं। कल को 50 की जगह ये 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, या ये 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आज इसके 1 लाख यूज़र हैं तो कल इसके 2 लाख हो जाएं और ये ज़ीरो पे आ जाए। हाँ, वो तो नहीं। तो इसकी ग्रोथ 100% कभी भी नहीं होगी। 2-5% होगी, फिर इधर वाले की ज़्यादा हो जाएगी, फिर इसकी ज़्यादा हो जाएगी, चलता यानी कि रहेगा। इनकी ग्रोथ धीरे 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 होगी। धीरे होगी। लेकिन जिसकी टर्नओवर ही अभी 1000 करोड़ है वो तो अगले साल 2000 करोड़ कर सकता है, फिर 5000 करोड़ कर सकता है, यानी कि उसकी ग्रोथ हर साल कितनी हो रही है, 1x 2x। 2x, उसका 3x, शेयर प्राइस भी 3x, वैसे ही बढ़ता रहेगा। ट्रू। इसीलिए आप देखेंगी जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके ना तो शेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जो निफ्टी 50 कंपनीज होती हैं। राइट। इसलिए उन्हें लार्ज कैप बोलते हैं। और इसीलिए मतलब जिनको बिल्कुल सेफ खेलना होता है तो हम कहते हैं लार्ज में करो। लार्ज में। अब जिससे हम बात कर रहे हैं 1000 से जैसे 100 करोड़ का अपना सफ़र चलाना है, उसको चाहिए ग्रोथ ज़्यादा, लेकिन उसके पास समय भी बहुत है। अपन बात कर रहे हैं 50-60 साल 50-60 की। साल की। हम ये बात नहीं कर रहे कि 6 महीने बाद निकाल लेना। ट्रू। तो अगर इसमें से उसने मान लो मिड कैप में लगाया, 10 कंपनी चल गई, 5 बंद हो गई, फिर 10 चल गई, लेकिन इनमें से 10 भी अगर आगे जा के लार्ज कैप बन गई तो बहुत भयंकर रिटर्न है। तो इसलिए जो मिड कैप की रिटर्न है वो बहुत अच्छी है। तो मेरा कहना ये है कि आप लंबे अवधि के लिए मिड कैप में मिड पैसा कैप में लगाइए। इन्वेस्ट करें। जो लोग पेरेंट्स बन चुके हैं, उनके बच्चे अभी छोटे हैं, 2-5 साल के हैं, या अभी शादी हुई है जिसकी, वो अपने नाम से खोल ले, बच्चों के नाम से खोल ले। जब तक पिता जिंदा है या पिता वर्किंग है तब तक पिता दे उसका, और बच्चों को ये कह दे भाई 1000 रुपये कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं है, तुम भी कर सकते हो। हैबिट डाले सबको 1000 रुपये की। तो हमारे लिए क्या होगा, अगली जनरेशन के लिए जनरेशनल वेल्थ बन जाएगी। क्योंकि 100 करोड़ एक ऐसा नंबर है, वो आज भी बड़ा है, आज से पहले भी बड़ा था और आज के बाद भी बड़ा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कहें ये 5 रुपये की तो कोई वैल्यू नहीं है। कभी भी हम 50 साल बाद भी ये नहीं कह रहे होंगे अरे 100 करोड़ क्या है, 5 रुपये के बराबर है। ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, इतना तो आई एम श्योर इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ने वाला। इतना नहीं बढ़ने वाला। एक टाइम जब आपने बहुत ज़्यादा लॉसेस देखे, अराउंड 80% ऑफ योर कैपिटल आपने लूज़ किया, सो उसके बाद व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट जिसने एक्चुअली आपको वापस जो लेकर आया आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को वापस ट्रैक पर? देखिए, जैसे हर किसी को लॉस क्यों होता है, ग्रीड की वजह से होता है, अज्ञानता की वजह से होता है। मेरे साथ भी ये दोनों चीज़ें हावी थी। मुझे रोज़ का ये चाहिए था कि आज ही मुझे अरबपति बनना है, करोड़पति भी नहीं, अरबपति। और ज्ञान मुझे था नहीं, तो आई वॉज लूजिंग मनी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, एंड आई होल हार्टेडली एक्सेप्टेड। फिर मैंने कहा कि नहीं भैया, अगर मेरा पैसा कोई जीत रहा है, यानी कि दिस इज़ अ ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम क्या है कि आप और मैं बैठे हैं, आपके पास भी 100 हैं, मेरे पास भी 100 हैं, और हम दोनों यहाँ लूडो खेलने लगे। और मैं कहूँ आपसे कि आप जीते तो मैं आपको 10 दूंगा, मैं जीता तो आप मुझे 10 देना। ट्रू। अब हमने 50 गेम खेले, हो सकता है कि मेरे 100 पूरे आपके पास चले जाएं, या आपके पूरे 100 मेरे पास आ जाएं, या हम 100 पे ही खड़े रहें, या 80 No profit, no 80 loss 100 मतलब 80 मेरे पास रह जाए। 10-20% का ऊपर हाँ। नीचे। बट हमारे पास दोनों के पास रहेंगे 200 रुपये ना। ऐसे ही ये मार्केट है। यहाँ 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, जितने भी ट्रेडर हैं सबकी कैपिटल फिक्स है। यानी कि मैं 1 लाख लेके आया, आप 1 लाख लेके आए, ये 1 लाख लेके आए, वो 1 लाख लेके, यानी कि 1 लाख अगर सबके पास है और 6 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 6 लाख करोड़ हो गया।
ट्रू। अब यही पैसा आपस में घूमेगा, मेरा लॉस आपका फायदा, आपका लॉस इसका फायदा, इसका इसका फायदा। लॉस इसका फायदा, इसका, तो 93% का लॉस वो 7 लोग ले जाते हैं, 7% लोग। यानी अगर 6 करोड़ ट्रेडर हैं तो जो हार गए वो लोग लेके चले जो गए, जीत गए वो छोटे मुट्ठी भर हैं, और जो हार गए वो इतने वो सारे हैं, भरे हुए ढेर भरे सारे। हुए हैं। तो इट इज़ ए जीरो सम गेम। अब इस जीरो सम गेम में हमें ये समझना है कि पैसा यहाँ ग्रो नहीं कर रहा, सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। तो मुझे ये समझ आ गई कि अगर मेरा पैसा मैं लूज कर रहा हूँ तो देयर इज समवन इन दिस रूम हु इज अर्निंग, True. व्हाई आई एम नॉट दैट पर्सन। एग्जैक्टली। So that was the spirit which never let me kill myself. सेकेंडली मेरी वाइफ एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत थी मेरे लिए हमेशा, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, एंड उसने मुझसे कहा कि आप कम कमाओ लेकिन पक्का कमाओ। ओके। यानी कि उसने मेरे से कहा आप हेज करके चलो, हमें रातों रात करोड़पति नहीं बनना। मैं सोचता था कि हमारा लॉस इतना ज़्यादा है, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया हमारे ऊपर, अगर मैं 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार कमाऊंगा तो मैं पूरा कैसे करूंगा। उसने कहा रोज के लाखों रुपए खोने से तो 10,000 लेके आओ। ट्रू। तो हम दोनों ने प्रिंसिपली ये एग्री किया चाहे 100 रुपये रोज कमाएं, हरे में उठना है। यू हैव टू बी ग्रीन व्हेन इट कम्स टू योर M2M, प्रॉफिट हरा होना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता था मैं 100 रुपये, 150 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये कमा के जाता था, जबकि मैं गाड़ी से आता था, गाड़ी से जाता था, ड्राइवर था, घर था, मेड थी, मतलब आई वॉज बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। मैं कभी भी ये नहीं था कि मैं बहुत नीचे से उठ के ऐसे, मेरे पिताजी बहुत संपन्न थे तो मुझे कोई ऐसी कभी कमी नहीं थी, लेकिन आई वॉज लूजिंग कंटिन्यूसली। वॉट एवर आई वॉज हैविंग आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड आई वॉज इन डीप डेट्स। ये ज़रूर मेरा एक खाई, मतलब मैं ऐसे चल रहा था, ऐसे जाने की बजाय मैं खाई में गिर गया, फिर मैं उठा और फिर मैं ऐसे चलने लगा। लेकिन आप ये समझिए कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या हावी था, मेरे ऊपर ये हावी था कि मुझे तो करोड़ों रुपए कमाने हैं, मुझे अपने करोड़ों का लॉस पूरा करना है। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा नहीं दीपक ये नहीं हो सकता, हम रोज़ के 1000 रुपये कमाएंगे, महीने में 30,000 आएंगे, अगले महीने हम क्वांटिटी डबल करेंगे, हम 60,000 कमाएंगे, फिर हम और करेंगे, हम ऐसे ऐसे रिकवरी करेंगे। हम एक साथ करोड़ कमाने के चक्कर में रोज लाखों रुपए मार्केट को दे देते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि ट्रेडिंग में जब लोगों को लॉस होता है तो काफ़ी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं या काफ़ी लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत पैनिक करते हैं। तो ऐसे में रिवेंज ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा देखा गया है। सो आई रियली वांट यू टू टेल दोज पीपल कि कितना गलत ये है और इस पे रोक लगाना कितना ज़रूरी है, और अगर कोई रुकना चाहे तो कैसे कर सकता है। ये आपके हाथ में क्या है? पेन। कितने का होगा ये? टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया, बिकॉज ये हमें गिफ्ट मिलते हैं, मतलब सो आई नो आइडिया। चलो बट मे बी 50 और 100। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ओके। कि आप भी एक महिला हैं तो आप वो कुछ लिपस्टिक। लिप जेल वगैरह या कुछ लगाती होंगी। लिपस्टिक, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे महंगी लिपस्टिक आपके पास कौन सी होगी? आई गेस 3600 की, 36-37। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ऑन एवरेज हाँ, सबसे महंगी तो मैंने वही ली है, 3000। हाँ, 2,500 से 3,000। हाँ अब वो लिपस्टिक है, खत्म भी होएगी, हाँ, आप अप्लाई करेंगे। एक तो खो गई थी बहुत दुख हुआ मुझे। बस मैं यही सुनना चाहता था। एक एक्चुअली मिसप्लेस हो गई, मुझे मिली नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, मतलब आई वाज रियली हर्ट। दैट वाज फॉर 2800। तो 2800 की लिपस्टिक खो गई। हाँ। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने दिन तक उसका ख्याल आता रहा? 3-4 डेज। हाँ, मतलब मैंने पता किया, मतलब घर पे पूछा कि आप देख लो, यहाँ देख लो, बट वो नहीं मिली। हाँ, वो ध्यान नहीं रहा। फिर कभी कभी कोई जिक्र करता था, फिर मुझे याद आता था कि अरे मेरे पास भी वो लिपस्टिक थी, बट आई लॉस्ट इट। हाँ, बट ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, बस हमारी यही तक है क्योंकि हमारा मुद्दा वो नहीं है कि लिपस्टिक खो गई। हमारा मुद्दा ये है कि लास्ट टाइम पार्टी पे जब आप गए थे और शायद पा भी लिया हो, तो कितने का बिल था? सर मतलब ऐसा लग रहा है कैमरा पे तो मेरी पोल खुल रही है।
नहीं नहीं, ये बातें काल्पनिक है, जो भी मैं बोलने वाली हूँ इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। सो हाँ सर, यूजली कभी 5,000, कभी 10,000, बस बस कभी बस बस 6,000, यही डिपेंड करता है। अब 5,000 रुपए की आज आप पार्टी कराई सैटरडे संडे वीकेंड पे, अब अगले दिन सुबह उठी, हैंगओवर रहा नहीं रहा, चलो वो छोड़ देते हैं, उसके बाद तीसरे दिन आई, ऑफिस में जिक्र हुआ, पार्टी पे गए, तो क्या दुख का भाव जाहिर किया गया या खुशी? बताया अरे यार उस दिन पार्टी में बड़ा नहीं मजा नहीं, आया। खुशी क्यों? एक्सपीरियंस था। क्यों नहीं? वहां भी यू हैव लॉस्ट 5,000 रुपीज, 2,800 की लिपस्टिक पे आपको जो है तकलीफ हो रही थी, 5,000 रुपए आप खर्च कराई, उस पर आप खुशी मना रही है, ये कैसा लॉजिक है? सर क्योंकि वहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट मेमोरी वाज गुड, बट वहाँ तो मैं एक्सपीरियंस और करना चाहती थी, तो बीच में ही चला गया, सॉरी मैं बीच में ही आपको चला यही गया। बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लॉसेस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो हर्ट कर जाते हैं, एंड व्हेन यू लूज योर मनी इट इम्पैक्ट्स योर साइकोलॉजी। ट्रू। मेरे पास 5,000 रुपये हैं और मेरे पास 5,000 रुपये हैं, अभी ये मैं जाऊं और पार्टी करके आ जाऊं, मैं शायद कल सोचूंगा भी नहीं कि मैंने 5,000 कहाँ खर्च किए थे, मेरे लिए इट इज़ जस्ट अनदर डे। लेकिन अभी मैं नोएडा से आपके बाहर निकलूं और कोई आदमी मुझे ऑन द पॉइंट ऑफ ए गन वो 5,000 ले जाए, मेरे को शायद 10 दिन नींद ना आए, ऑब्वियसली ट्रू बट ट्रू लॉस तो मेरा दोनों जगह 5,000 का ही है। ट्रू। इसी तरीके से वेन एवर यू आर लूजिंग मनी, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी हम कितना ही धर्मात्मा बन जा रहे, पैसा तो हाथ की मैल है, मेरे को असर नहीं पड़ता। मैं तो सबसे कहता हूँ भाई मैं मैल इकट्ठा करने के लिए, और मैं तो गाड़ी चला लूँगा वो कचरे वाली, तुम दे दो सारी मैल मुझे अपनी। मैं भी सर मैं भी साथ में चलूंगी छोटी गाड़ी लेके। तो मुझे तो मैं कहता हूँ भाई दे दो, जिसको जितनी मैल देनी है, अरे भाई मैं तैयार हूँ लेने, यार दोनों हाथ फैला के, थैला भी साथ लेके आऊँगा। लेकिन अगर वही कोई हाथ से ले जाए ना तो बहुत दुख होता है। वेरी पेनफुल। नॉट ओनली दिस, मैं आपको बताऊं नवमी, और ये आप भी करेंगी और ये सारी ऑडियंस भी कोरिलेट कर पाएगी। आज आप 100-150 रुपए का कोई पेन ले लें, 5-10 रुपए के पेन के लिए शायद आदमी नहीं करेगा, और आप नीचे गई जी मीडिया के गेट तक और वो कहीं गिर जाए, आप शायद एक बार दोबारा देख के आएंगी, जबकि 150 रुपये शायद आपकी सैलरी के सामने फर्क भी नहीं करेगा। ट्रू। बट वी डोंट वांट टू लूज इवन 150 रुपये। और एक बार किसी से पूछा था अमिताभ बच्चन जी से कि सर आप भी क्या वो जो साबुन है उसको आई गेस कपिल शर्मा ने पूछा था कि आप लोग रिच हो तो क्या आप भी साबुन, सब वैसे ही लगाते हैं और उनके लिए साबुन कोई करोड़ों के नहीं आते, साबुन वही 50-100 रुपये का ही है सबके लिए। हम सबको पैसा उतना ही प्यारा है, किसी को ज़्यादा है किसी को कम है, जो कम कमा रहा है उसके लिए और ज़्यादा प्यारा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे भी साइकी डिस्टर्ब हुई, मेरा भी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, मेरा जब लॉस हुआ तो मैं भी बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन ट्रोमा में आ गया, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल रहा। हालांकि मेरे को डिप्रेशन भी हो गया, मेरी वाइफ मुझे एक बार हॉस्पिटल भी जमा कराई, मैं जमा कराई इसलिए कहता हूँ कि उसने कहा तब आना वापस जब ठीक हो जाओ, नहीं तो मत आना, वी आर रेडी टू लूज यू, क्योंकि अब हमारे पास कुछ खोने को है ही नहीं, तुम फिर आओगे, फिर तुम जुआ सट्टा करोगे, फिर तुम रोज के लॉस लोगे, अब हमारे पास तो कुछ बेचने को भी नहीं बचा, गोल्ड भी बिक गया, ज़मीनें भी बिक गई, घर भी बिक गया, दुकान भी बिक गई, सब हो गया, अब क्या बचा है हमारे पास। बट दैट वॉज द टाइम आई रियलाइज कि वॉट आई हैव डन, मैंने इतना करोड़ों रुपए का लॉस ले लिया, अगर मैं एक लॉट पकड़ के बैठ जाता तो मैं अब तक शायद 5-10 लाख के मुनाफे में होता। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कभी बेच रहा हूँ, कभी खरीद रहा हूँ, कभी बेच रहा हूँ, कभी खरीद रहा हूँ, कभी बेच रहा हूँ, कभी खरीद रहा हूँ। इससे बेटर मैंने जो पहले दिन पोजीशन बनाई थी, अगर मैं आज उस पर बैठा होता तो मैं शायद मैनी फोल्ड्स प्रॉफिट पे होता। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अज्ञानता है। सो वी नीड टू लर्न। जैसे कि जब मुझे 1 लाख रुपए का मोबाइल लेना है, उस पर भी मैं 2-3 दिन लगाता हूँ, 5 लोगों से रेफर करता हूँ, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ रिसर्च। ट्रू। जबकि उस पर तो मेरा चॉइस ही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, कैन यू डू एनी कस्टमाइजेशन इन योर फोन? नो, यू कैन नॉट। लेकिन यहाँ पे मेरे पास चॉइस है कि मुझे ये करना है, ये खरीदना है, ये बेचना है, ये लेना है, ऐसा लेना है, इसको लेना है, इतने साल के लिए लेना है, मेरे पास सारी रिसर्च हो सकती है। सो मेंटल साइकी लोगों की डिस्टर्ब होती है, मेरी भी हुई थी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस मार्केट विल ओनली रिवॉर्ड पीपल who come with a lot of learning, who come with proper understanding of the dynamics of the market,
हु कम्स विद लॉट ऑफ पेशेंस, जिनके ऊपर ग्रीड ना हो। सेकेंडली मैं फिर एक बात सबको से बोलना चाहूँगा, भाई जिसके पास 20-25-50 लाख रुपए ना हो वो डायरेक्ट मार्केट में ना आए, वो म्यूचुअल फंड रूट से इन्वेस्टमेंट करे। और इन्वेस्टमेंट जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है 20-30 साल की बात है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, यानी आज लिया कल बेचा, कल खरीदा परसों बेचा, इसके लिए भाई बड़ा पैसा चाहिए। शायद हो सकता है मेरी बात से आप लोग वाकिफ ना करें, गाली भी दे सकते हैं। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ ऑल ट्रोलिंग एंड अब्यूजेस फॉर दिस, लेकिन मैं कभी भी गलत गाइड नहीं करता किसी को। ये मार्केट छोटे पैसे वाले को ट्रेडर नहीं बनने देगी। ऑप्शन बाइंग में जो लोग छोटा पैसा लेके आते हैं वो मैंने अक्सर लोगों को खोते हुए ही देखा है। I have met more than 2-3-5,000 people. I have taught more than 5-6,000 people. I have all together addressed more than 20,000 people. But I have never found a single person saying to me कि सर मैंने ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाया है। वो थोड़ा सा पैसा कमा लेता है, हो सकता है 1 लाख के वो 5 लाख कर ले, लेकिन 5 लाख एक बार अगर वो कमा लेगा तो 25 लाख का लॉस ले लेगा। यहाँ पे मैं ज़रूर चाहूँगी एक और स्ट्रैटेजी आपसे जानना। आपका एक वीडियो है जो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, जिसमें आप 3 मिनट की स्ट्रैटेजी जो है वो आपने सिखाई। तो मुझे ये जानना है कि हमारी ऑडियंस के लिए कि व्हाट इज़ दिस 3 मिनट स्ट्रैटेजी, एंड ये कैसे ट्रेडिंग में या इन्वेस्ट जब हम करते हैं उसमें कैसे उसको आसान बनाती है। देखिए वो 3 मिनट स्ट्रैटेजी नहीं है, वो चार्ट को हमें 3 मिनट का चार्ट देखना है। पहले तो ये समझ लेते हैं, मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा प्राउड होता है कि जो लोग भी उसको कर रहे हैं दे आर मेकिंग मनी। आप भी उसे करना चाहें आप भी पैसा बना लेंगे, लेकिन अगेन इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। इट इज़ नॉट फॉर पीपल हु आर डूइंग जस्ट हे वाई, कुछ भी करते हुए चलो जी में नौकरी भी कर लो और साथ में ट्रेडिंग भी कर लो, वो नहीं हो सकता। आप आधे घंटे का हाई और लो ले लें, यानी 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 9:45 बजे का हाई लो मार्क कर लें और उस चार्ट को फिर 3 मिनट पे कन्वर्ट कर लें। ओके। पहले आधे घंटे का चार्ट रखें, लाइन खींच दे दो, फिर 3 मिनट में उसे कन्वर्ट कर दें। और आपने वो कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद अगर अपर साइड में कटे तो नीचे की पुट बेचनी है, ऊपर का नीचे कटे तो ऊपर की कॉल बेचनी है। बस ये स्ट्रेटजी है। इसमें आप एक अपना रिस्क रिवॉर्ड एडजस्ट कर लें और या 1:1 या 1:1.5 2:1 जो भी आपको ठीक लगे वैसे करके। लेकिन इसको हम बोलते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, यानी कि ओपनिंग में एक रेंज बनी, अब बाज़ार मोमेंटम लेगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो मैं नीचे की पुट बेचूंगा, नीचे जाएगा तो ऊपर की कॉल बेचूंगा। इट इज़ अ रेंज डिफाइनिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन इसमें भी दोस्तों स्टॉप लॉस कटते हैं, गारंटी इसमें भी कोई नहीं है। मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। ये स्ट्रैटेजी वैसे यूट्यूब पे पड़ी है, अगर आप चाहें सीखना चाहें तो उससे सीख सकते हैं, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग की बात आती है तो लोग इसको एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी रिलेट करते हैं कि लक है या किस्मत है। तो आई रियली वांट टू नो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, कि क्या सच में किस्मत पर है या ये एक प्रॉपर सिस्टम है। देखिए मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और मुझे ये नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी जीवन में कितना इम्पैक्ट करती है कितना नहीं करती है। मैंने खुद 1-2 नग वग पहने हुए हैं तो मैं बिलीव करता हूँ। ट्रू, इवन आई बिलीव। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अगर कमा पा रहा हूँ तो इस पत्थर की वजह से है, या अपने स्किल सेट की वजह से है, या अपनी किस्मत की वजह से है। अगर पत्थर पहनने से ही किस्मतें बदलती होती तो फिर सुनार से बढ़िया किस्मत किसी की नहीं होती। अभी कल मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें एक बहुत ज्ञानी पंडित जी थे और उनसे वो एंकर साहब पूछ रहे थे कि पूजा करने की विधि क्या है, नहा के धो के। तो उसने कहा अगर नहाने से ही होता तो फिर मछली और कछुए के तो सब सारी भगवान सुन ही रहे होते। तो अब मुझे नहीं पता कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या, और मैं मतलब आई एम टू स्मॉल टू से और कमेंट एनीथिंग। मैं ये कहता हूँ जिस तरीके से आपके मन को अच्छा लगे, जिस तरीके से आपकी साइकोलॉजी। अब होता क्या है, जो मैं देखो मेरी भी एक उम्र है, मैं भी समझ गया हूँ थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हैं, जॉब को लेके, कैरियर को लेके, पैसे को लेके, आप किसी पंडित जी के पास जाती हैं। अब पंडित जी ने कहा भैया तुम ये उपाय कर लो, चाहे उसने कहा कुत्ते को रोटी डाल दो,
चिड़िया को दाना डाल दो, या भिखारी को ये पैसे दे दो, दान दे या दो। मंदिर में कुछ दे आओ, यही सब होते हैं उपाय। True. तो इससे क्या होता है, आप अपने अंदर एक साइकोलॉजी डेवलप कर लेती हैं कि मैंने अब ये कर लिया, तो अब तो अच्छा ही अब तो होगा। मेरे लिए अच्छा ही होगा, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव अबाउट और वो आपको एक डेट भी दे देता है कि भाई 6 महीने लगेंगे, आप ये उपाय कर लो, तब तो अब आपके पास एक डेट भी है मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ट्रू वो ट्रू मैनिफेस्टेशन आपकी हो सकता है वहां तक ले जाए। अब अगेन ये मेरा थॉट है, मुझे नहीं पता ये कितना सही है, ट्रू। और मैं इस पे कोई क्लेम नहीं, मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ भाई, किसी की मैं भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम करती हैं, क्योंकि एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर एक होता है, फर्स्ट तो एक ही आता है, ट्रू। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लक का फ़र्क है, कहीं ना कहीं मेहनत का फ़र्क है। अब मैं इसको कहता हूँ लक का भी फ़र्क है, मेहनत का भी फ़र्क है, क्योंकि जिस बच्चे के 99.6 आए और जिस बच्चे के 99% आए, 0.5-0.2% के फ़र्क को मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ये कम इंटेलिजेंट है। अब बहुत दफ़ा देखा गया है कि IAS एक बच्चा बन गया और उससे 1 नंबर कम वाला रह गया, True. और वो बेचारा फिर सारी ज़िंदगी धक्के खा रहा है, उसको दोबारा चांस नहीं मिला, उसके पास पैसे नहीं थे। तो अब यहाँ पे लक भी फैक्टर हो सकता है और उसकी मेहनत भी हो सकती है, लेकिन 1% से वो इंटेलिजेंट ज़्यादा है और ये कम है, मैं इस पे शायद नहीं जस्टिफिकेशन कर पाऊंगा। सर अब क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ऑन योर सोशल मीडिया, तो अक्सर आपके पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लोग आपसे क्या पूछते हैं सबसे ज़्यादा? देखिए, सबसे ज़्यादा लोग जो मेरे पास आते हैं, मेरे को ऑलमोस्ट 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सब जगह मिला के। लोग मेरे पास जनरली, देखिए डॉक्टर हुआ, डॉक्टर के पास आदमी खुशी में तो जाता नहीं है, परेशानी में ही जाता बीमारी है। में आता तो हमारे पास भी जब लोग लॉस Loss में में तब आ होता जाते हैं, हैं। मतलब बगैर लॉस लिए कोई नहीं आता। कोई अब वो- प्रॉफिट में नहीं आता। हाँ, अब वो क्या कहते हैं कि सर मेरा 1 करोड़ का लॉस हो गया, मेरा लॉस रिकवर करा दो, मुझे कोई ऐसी स्कीम बता दो जो कि कुछ मेरा भला हो जाए। अब जिसका 1 करोड़ का लॉस है ना, अब वो सोचता है कि मैं 5 लाख रुपए डाल के 1 करोड़ बना लूँ। ये सबसे बड़ा उसका गलत मिथ है, नहीं बन सकता। अगर बन सकता होता, जैसे हमने शुरू में कहा था कि मल्टीप्लायर अगर होता, तो फिर तो मेरे और आपके लिए वो अवेलेबल नहीं होता, वो जो अंबानी ये जी, banks, अडानी बड़े-बड़े जी, बैंक्स। industrialists। अब आप एक चीज़ सोचो, मैं चलो SBI तो सरकारी बैंक है, HDFC बैंक तो प्राइवेट बैंक है, ट्रू यानी कि 10-15 लोगों ने मिल के पैसा लगा के उस कमा बैंक रहे को, हैं। हाँ मतलब हाँ अगर उसकी मार्केट कैप देखोगे तो मेरे ख्याल आज 10 लाख करोड़ से ऊपर की है, शायद 15 लाख करोड़, मैं एग्जैक्ट नहीं है, कोई ट्रोल ना करे मुझे। 15 लाख करोड़ है, 50% उसके प्रमोटर्स का पैसा होगा, यानी कि 7 लाख करोड़ वो लोग लेके बैठे हैं। अब जो आदमी 7 लाख करोड़ लेके बैठा है वो कहेगा भैया बैंक जिसको चलाना है चला लो, मैं तो अपना पैसा मेरा लेके तो घर आ को गया। चला गया। 7 लाख करोड़ ऐसा है, उसकी कई जनरेशन्स भी रोज के भी लाख रुपए, 10 लाख रुपए खर्च करेंगी ना, खर्च नहीं कर पाएंगी। इतना बड़ा पैसा है 7 लाख करोड़। वो क्या कर रहा है, वो तो 8% पे आपको होम लोन दे रहा है। 8% और कभी और कभी तो 25 13-14% पे भी लोगों को मिलता है, मतलब जो लोग चलो मैं कह रहा हूँ 15 पे दे रहा है, इससे ज़्यादा तो वो नहीं कमा रहा। ट्रू ट्रू उसे नहीं दिख रहा कि स्टॉक मार्केट में 25% कमा सकता हूँ, अगर कमा सकता हूँ तो वाई ही इज नॉट डूइंग दैट, वाई ही इज टेकिंग द हेडेक ऑफ हैविंग स्टाफ ऑफ 2 लाख 2.5 लाख लोग, पूरे पैन इंडिया ब्रांचेस, कभी कहीं फ्रॉड कभी कहीं फ्रॉड, उसके सिर पे बेचारे की कितनी टेंशन है। रिलायंस के मुकेश अंबानी जी आज 5 लाख 10 लाख लोग उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कभी कोई कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं, वो क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी में ऐश कर रहे हैं पूरा दिन? क्यों वो अपने ऊपर इतना 5 लाख 10 लाख लोगों का छीकड़ा लेके चल रहे हैं कि मुझे इंडस्ट्री चलानी है, कि भैया इन लोगों को सैलरी देनी है। ट्रू कभी क्रूड महंगा, कभी क्रूड सस्ता, कभी 300 War रुपए से हो गया, ये हो 300 रुपए से बेचारे 350 कर दे तो लोग एजिटेशन पे उतर आते हैं कि भैया पैसे तुमने पैसे- बढ़ा दिए। अरे अभी भी जो हाँ। हुआ, बिल्कुल ट्रू। तो कहने का मतलब ये है कि वाई ही इज डूइंग इट, वाई इज हैविंग सो मच ऑफ हेडेक, वो वहाँ नहीं कमा सकते। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट आपका अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन है। सेविंग के लिए आप म्यूचुअल फंड का सहारा लें, और अगर आपके पास पर्याप्त धन है, यानी कि है 25-50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़, तो आप ट्रेडिंग में आए, लेकिन सीख के आए। सर जब भी वर्ल्ड में क्राइसिस हो जाते हैं या वॉर आता है, तो उस समय हमेशा देखा जाता है कि मार्केट क्रैश कर जाता है, लेकिन गोल्ड की जो कीमतें हैं वो तेज़ हो जाती हैं, बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों है, और ऐसे में जो भी एक आम इन्वेस्टर है वो अपना पैसा, जो अपना इन्वेस्टमेंट है, उसको कैसे बचा सकता है? ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? पहले तो जिस बेचारे के आगे आम लग गया
उसके हाथ में कुछ ज़्यादा है नहीं, वो आम ही है। तो आम आदमी के पास बेचारे के विकल्प है ही नहीं, वो तो सिर्फ गो विद द फ्लो कर सकता है। नदी बह रही है तो वो बह जाएगा, वो डूब रहा है तो डूब जाएगा, बस उसके पास है नहीं विकल्प ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या होता है, हम ना कभी भी जब किसी को कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट करिए, तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप मिड कैप करिए, स्मॉल करिए, आप पूरा एक पोर्टफोलियो बनाइए। ठीक है। पोर्टफोलियो में कई सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। और अभी आपने कहा गोल्ड, पहले तो समझ लेते हैं गोल्ड क्या है। गोल्ड एक हेज इंस्ट्रूमेंट है, जब भी कहीं क्राइसिस होता है तो वहाँ से पैसा निकल के गोल्ड में लग जाता है, क्योंकि गोल्ड एक धातु है, हमें दिख रहा है, मेरी तिजोरी में पड़ा है, मैं जाके बेचूं तो उसकी एक मेटल वैल्यू है। ट्रू। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई है, कोई अनलिमिटेड सप्लाई तो नहीं है, जैसे रेत हमें मिल रही है ऐसे सोना तो नहीं मिल रहा। सेकेंडली, हर कंट्री की करेंसी प्रिंटिंग के पीछे आधार है सोना। यानी कि आज मान लो भारतवर्ष में 25 लाख करोड़ के नोट छपे हुए हैं। अब ये तो नहीं है कि कल मोदी जी का मन करे भैया 25 लाख और छाप लो, सब मैं बांट देता हूँ, सबको रिच कर देता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गोल्ड रखना पड़ेगा तो नोट छपेगा। तो गोल्ड कहाँ है नहीं उतना। तो हर कंट्री गोल्ड के रिजर्व अपने बढ़ाती रहती है, ताकि वो करेंसी को और प्रिंट कर सके, जीडीपी बढ़ा सके अपनी। ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। अब जब भी कहीं लड़ाई होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन होगा, मास डिस्ट्रक्शन होगा। अभी जैसे हम बात करें इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, तो ये केवल उन दो कंट्रीज़ का युद्ध नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, इसमें यूएस भी इन्वॉल्व है, इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है। अब इसका हम समझते हैं क्या इम्पैक्ट होएगा। इसका अभी लोगों को इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा, 1 साल बाद क्या इम्पैक्ट होगा वो मैं बताता हूँ आपको। अभी सबसे पहले जहाँ युद्ध हो रहा है 2 जगह, वो है इजराइल ईरान। ईरान इज़ द वन हु इज़ मोस्ट इम्पैक्टेड। तो वहाँ पे क्या है, लाखों लोगों की जान गई है, लाखों नहीं गई तो हज़ारों गई हो। तो मैं पहले तो भगवान से प्रार्थना करूँगा उन सब की आत्मा की शांति के लिए। रिफाइनरी भी है उनका, मेन उनका तो ऑयल प्रोडक्शन ही है मेन। तो कहीं बम गिरा है तो कहीं नुकसान हुआ होगा। तो वो जो नुकसान है वो कोई 1-2 लाख का नहीं है, वो करोड़ों, 100 करोड़, बिलियंस का है, बिलियंस। अब मान लीजिए एक रिफाइनरी में 100 आदमी काम करते थे और वो जा रहे थे, बम गिरा, वो 100 के 100 मर गए। अब शांति हो गई इसके बाद, तो ये 100 लोग कल दोबारा थोड़ी खड़े हो जाएंगे कि चलो भाई तेल की प्रोडक्शन हम उतनी ही कर देते हैं जितनी डे 1 पे थी। 100 लोग आएंगे, ट्रेनिंग होएगी, लगेगा, और हो सकता है रिफाइनरी का कुछ हिस्सा भी आहत हुआ हो, पाइपलाइन कहीं डिस्टर्ब हुई हो, कोई आदमी जो ये सब अकाउंट्स रखता हो वो बेचारा चला गया हो, जैसे उनके चीफ चले गए, तो रिहेबिलिटेशन में टाइम लगेगा, करोड़ों रुपए का खर्चा होगा। अब हमने देखा कितनी बिल्डिंगें, तो बिल्डिंगों में लोग भी मरे होंगे ना। अब जो उसमें बच गया और वो वहीं रहना चाहता है, तो वो अब कहाँ पे अपने आप को स्थित करेगा? उसको इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, उसकी लाइफ कब जाके वहाँ नॉर्मल होगी, मतलब इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो ये तो ईरान हो गया। अब हम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा? अब ईरान कहेगा भैया मुझे तो ये सब अपनी फैक्ट्री सब नई बनानी है, नई सड़कें बनानी है, नया करना। मैं तो भैया तेल जो है पहले $60 का दे रहा था, अब $90 का दूंगा, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। अब इसमें उसकी भी गलती नहीं है। मैं आपको इसका दूसरा विकल्प बताता हूँ। आज आप एक अपनी मीडिया इंडस्ट्री खोलना चाहती हैं, तो आप कैमरा भी खरीदेंगी, स्टूडियो भी बनाएंगी, पता लगा 15, 20, 50 लाख आपने खर्च किए। अब आपने वो पैसा लिया बैंक से लोन। अब बैंक ने कहा भैया नवमी जी बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मेरे को तो 2 लाख रुपए हर महीने आप ब्याज देते रहो, आप स्टूडियो बनाओ, पॉडकास्ट करो, जो मर्जी करो, कर लो, ठीक है। अब आपके ऊपर मैडम कर्जा है, 2 लाख रुपए आपको देना है। तो अब आप कहोगे भैया मेरे को अगर 6 पॉडकास्ट या 10 पॉडकास्ट करने हैं तो मैं 25,000 तो कम से कम लूँगी, तब तो ये पॉडकास्ट होएगा, क्योंकि आपको तो बैंक के पैसे देने हैं। ऐसे ही जो ईरान में सब नई फैक्ट्रियां लगेंगी, सब लोग बैंक से कर्जे लेंगे, नया इन्वेस्टमेंट लगेगा, उस पैसे की वैल्यू भी तो जस्टिफाई करेंगे बिल्कुल। तो वो क्या कहेंगे भैया या तो हमें $90 दो, नहीं तो हम तेल ही नहीं निकालते, हम बैठे हैं चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन नुकसान में नहीं बेचेंगे। तो ये चीज़ की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी। अब 90 रुपये लीटर तेल, मतलब $90 का बैरल का तेल हमारे यहाँ आया,
तो हमारे यहाँ जो तेल की कीमत आज 96 रुपये है, जिसमें अभी मोदी जी सो काइंड, उन्होंने 13 रुपये और 12 रुपये सब्सिडाइज कर दिया है ताकि लोगों को इम्पैक्ट ना हो। तो मैडम ये कब तक वो सब्सिडाइज करेंगे? वो एक दिन तो कीमतें बढ़ेंगी। अब आप सोचिए कि आप अपने घर से यहाँ तक आई, आपने 500 रुपये कैब वाले को दिए, अब जब ये रेगुलराइज हो जाएगा, रेट बढ़ जाएंगे और वो 600 रुपये लेने लगा एक वक्त के, तो 100 रुपये से आपका डेली बजट बढ़ गया एक तरफ का, और जानेंगी भी तो 200 रुपये से बढ़ गया। यानी आपकी लाइफ में 6,000 रुपये का खर्चा एक बढ़ गया, जबकि आप अभी देश के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, आप सिर्फ अपने लिए कर रही हैं। अब आपके घर में सब्जी आती थी तो आलू जो आप खाती हैं मैडम, वो यहाँ तो होता नहीं, वो तो आगरा से आता है, नोएडा में। तो ये ट्रक की गाड़ी मान लो 20,000 रुपये का भाड़ा था, अब इसके लिए भी तो तेल बढ़ा, अब ये 20 की जगह 25 हो गया। तो जो आलू की कीमत में 1 रुपये 2 रुपये भाड़ा था, अब वो 3 रुपये भाड़ा हो गया, तो आलू की कीमत बढ़ गई 2-5 रुपये से। यानी कि जो आप 60 रुपये किलो आलू खा रही थी वो 70 हो जाएगा। ऐसे ही आप आम भी खाती हैं, आप कपड़े भी लेती हैं, आप बिजली भी करते हैं, तो सब चीज़ की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि तेल जो है वो महंगा हो गया। अगर 10% तेल का रेट बढ़ेगा तो 10% हमारी लाइफ में जो सारे खर्चे हैं उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा। अब आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, आप तो बचाई 10,000 रुपये पा रही थी, अब आप नहीं बचा पाएंगी। अब आप बचा नहीं पाएंगी तो आप कार नहीं खरीदेंगी, आप कार नहीं खरीदेंगी तो कार वाले की गाड़ी नहीं बिकेगी, गाड़ी नहीं बिकेगी तो उसकी प्रोडक्शन लॉस होएगा, प्रोडक्शन लॉस करेगा तो प्रॉफिट कम होएगा, यानी कि शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट आ गया, असर आएगा। अब इससे क्या होगा? कंजम्पशन पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि सब चीज़ें महंगी होंगी ना, कंजम्पशन पे इफेक्ट आएगा। जब कंजम्पशन पे इफेक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी मार्केट को। तो मार्केट ने इस चीज़ को पहले ही जज कर लिया, इसीलिए ये मार्केट में क्रैश डाउन हो जाता है, क्रैश हो जाता है। जब कहीं युद्ध होता है इसीलिए मार्केट में डाउनफॉल आ जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इम्पैक्ट आना है 6 महीने 8 महीने में, कंपनियों के मुनाफों पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ वो पहले ही फिगर आउट कर लेते हैं, पहले ही इसको फैक्टर इन कर लेते हैं, पहले ही इसको डिस्काउंट कर लेते हैं। गोल्ड वर्सेस सिल्वर, अगर मुझे एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो व्हाट इज योर सजेशन? दोनों ले लो जी, 100 रुपये हैं तो 50 का वो ले लो, 50 का वो ले लो, या 70 का गोल्ड ले लो, 30 का सिल्वर ले लो। तो मतलब सिल्वर पे भी ट्रस्ट किया जा सकता है? सिल्वर पे ट्रस्ट इसलिए किया जा सकता है क्योंकि देखिए एक चीज़, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 25-26 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो 4,000 रुपये तोला गोल्ड था, 8,000 या 6,000 रुपये किलो चांदी थी। आज चांदी भी तो 4 लाख तक पहुंच गई थी। अब ठीक है 2.5 लाख दोबारा आ गई, लेकिन इट हैज़ ऑल्सो प्रूव्ड इट्स वर्थ। और जब भी हम कहते हैं गहना सोना, तो सोने के साथ चांदी वर्ड निकलता ही है, सोना चांदी ले लो। लेकिन सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ ये गहने में कोई यूज़ नहीं है। नो वन वेयर्स सिल्वर ऑर्नामेंट्स, मैंने नहीं देखा। आप भी हैं एक महिला, अगर आपको भी कल को कुछ बचत होएगी पैसे की तो आप भी कहेंगी लेट्स बाय सम गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी लेने नहीं जाओगे आप। तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो घरों में, सिल्वर हम कब लेते हैं, जैसे किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो सोने का वो सिल्वर का ग्लास दे दिया, हाँ बर्तन दे दिया। लेकिन डे टू डे में तो हम चांदी की थालियों में खाना नहीं खाते ना, गिफ्टिंग ही है, बस इट इज गिफ्टिंग या इंडस्ट्रियल यूज जो बताते हैं, मेरे को नहीं पता कितना है कितना नहीं है, नोट्स फॉर चिप्स, हाँ बहुत सारी बस यही है। तो इसलिए सोना तो हमेशा सोना ही रहना है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट चांदी। राइट। तो इसलिए चांदी की वैल्यू हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, लेकिन कम पोर्शन में ले ली जाए, सोना ज़्यादा लिया जाए, क्योंकि सोना तो मूलभूत आधार है इकोनॉमी का। दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम और ज़्यादा के बेसिस पे कर सकते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, इज इट स्टिल वर्थ कंसिडरिंग? क्या अब क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया जा सकता है? बट अगेन कितना रिस्क है इसमें, और अगर किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है तो व्हाट स्ट्रैटेजी ही और शी हैज़ टू फॉलो? देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी भी ख़राब नहीं होती। अब मैं तो चलो आज से 50 साल पहले पैदा हो गया था, तो मुझे तो पता है 4,000 रुपये तोला सोना था एक समय पे, ठीक है। आज मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो तब तो था ही 1 लाख रुपए, और जब उसका बच्चा होगा तो हो सकता है 5 लाख तब 2 लाख। अब वो ये थोड़ी कहेगा कि पापा आप सोना लें या ना लें। तो जिस वक्त आप हैं वही सही समय है, वही सही तरीका है इन्वेस्टमेंट का। अब मेरे फादर ने जब अपनी कोठी बनाई थी तो मेरे ख्याल 800 रुपये गज की जगह थी। आज मैं जिस फ्लैट में रहने की कोशिश कर रहा हूँ
वहाँ पे 20,000 रुपये फुट की जगह है। तो अब कल को मेरा बेटा कहेगा नहीं 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 हम तो वेट करेंगे जब 600 रुपये गज आ जाएगी जगह, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ट्रू। सो इसलिए वॉट एवर टाइम यू आर इन इज़ द बेस्ट टाइम। अपन को ये नहीं सोचना कि ये अब बढ़ गया या घट गया, अरे आज ही ये बेस्ट टाइम। बट इसको हम कैसे सिंक कर सकते हैं, वेन एवर यू आर डूइंग ए इन्वेस्टमेंट यू शुड ऑलवेज नोट फॉर स्पेशली फॉर क्रिप्टोज कि मैं अपनी पूरी, अगर मेरी नेट वर्थ या नेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जैसे आपने कहा आप 15,000 की सिप करती हैं, तो आपको किसी भी हालत में 700 रुपये रोज महीने से ज़्यादा में क्रिप्टो में नहीं लगाना है। ओके। यानी कि इतना छोटा पोर्शन लगाना है। अगर इसे बढ़ना है तो ये तो छोटा भी बड़ा हो जाएगा। ट्रू। और अगर नहीं बढ़ना तो लेट 5% गो जीरो। अगर मैं 100 रुपये लेके बैठा हूँ और 5% वहाँ लगाता हूँ और बाकी 95 की एफडी कर देता हूँ, तो पूरे साल में जितना एफडी कराएगी अगर ये ज़ीरो भी हो जाए तो मेरी कैपिटल कम से कम प्रोटेक्टेड है। तो मुझे कभी भी ना अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जब मैं कहीं लगा देता हूँ तब हमेशा दुख होता है, तब हमेशा लॉसेस लेने ही पड़ते हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा विकल्प बताता हूँ। आप कितना ही रिस्क वाला इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमने F&O की बात करी, आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ है और आपने केवल 1 लाख रुपया एक F&O में खोया, तो आप कहोगे ठीक है यार 1 लाख है, इधर से कहीं से 5 लाख तो मैं ब्याज भी कमा लूंगी, तो आपको फर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने पूरा 1 करोड़ लगा दिया और वहां पे 20% खो गया तो इट विल शेक यू। True. So you need to understand what portion of your investment you are putting in a risky asset. जहाँ रिस्क ज़्यादा हो उस अमाउंट का हम रिस्क ले सकते हैं, कम कर दो। जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा हो वहाँ प्राइस बढ़ा, मतलब पैसा बढ़ा दो। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डिज़ाइन अ पोर्टफोलियो फॉर योर सेल्फ कि मैं कितना हाई रिस्क में जाऊँगा, कितना लो रिस्क में जाऊँगा, कितना मिड रिस्क में जाऊँगा, कितना कन्वेंशनल रिस्क में जाऊँगा। ये सब चीज़ें जब आप एनालाइज कर लेंगे तो आपका एक पोर्टफोलियो ऐसा बन जाएगा बहुत शानदार, और विच विल नॉट ओनली जनरेट वेल्थ फॉर यू बट इट विल जनरेट अ जनरेशनल वेल्थ फॉर यू। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है एक आज के टाइम पर वो कितना इम्पोर्टेंट है, और ऐसे में मतलब जो भी स्पेशली जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी अभी कमाना शुरू किया है, जिनको हम जेन ज़ी कह रहे हैं, 25-26 ईयर्स ऑफ एज, तो म्यूचुअल फंड्स हो, गोल्ड है, स्टॉक्स है, या कहाँ कहाँ वो मतलब व्हाट इज़ द राइट वे टू एलोकेट माय मनी? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करिए, आप फिक्स में भी एसेट करिए, आप डेट्स में भी करिए, लेकिन उसका एक पोर्टफोलियो बना लीजिए। एक आइडियल सा पोर्टफोलियो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए सबसे पहले जो सबसे सेफेस्ट तरीका जो हमारे पापा मम्मी दादा दादी तक है वो बैंक की एफडी है। तो हम 15% पैसा अपने सेविंग का बैंक की एफडी में डाल दें ताकि ये एक इमरजेंसी फंड की तरह भी यूज़ हो जाए। ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ना ये बहुत ज़्यादा गिरेगा, रिस्क भी कम है इसमें, वो भी कम है। 30% पैसा मैं अपना जो है मिड कैप में लगा दूं। ठीक है। अगेन मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग यू बाय द डायरेक्ट कंपनीज, वो नहीं बाय करना, द म्यूचुअल फंड एसआईपी, राइट। तो इसमें क्या है, ये वाली जो 30% मेरा पोर्टफोलियो है, दिस विल हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो टू लार्ज कैप आफ्टर 30-40 ईयर्स। यस। तो ये मेरे को अच्छी रिटर्न देगा, लेकिन साथ में सेफ्टी ऑफ कोर्स लार्ज कैप से कम है लेकिन स्टेबल है। इसके बाद आता है स्मॉल कैप विच इज़ अगेन वेरी हाई रिस्क। तो मैं अपना केवल 100 रुपये में से 15 ही रुपये यहाँ लगाऊंगा, ताकि ये अगर ज़ीरो भी हो जाए तो ये दोनों उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर दें, बैलेंस आउट करते हैं। इसके बाद ये मेरा 15 हो गया, 60% बन गया। 10% से 15% पैसा मैं अपना गोल्ड में लगाऊंगा। सो आई कैन बाय डिजिटल गोल्ड। ऐसे ही मैं 5% पैसा लगाऊंगा सिल्वर में, आई कैन बाय डिजिटल सिल्वर। तो मेरा 20% और एलोकेट हो गया। अब मेरा कितना हो गया जी, 60 और 20 हमारा 80%, मतलब 80%। 10% पैसा मैं लगाऊंगा केवल मात्र एक और एक क्रिप्टो में, जो कि है बिटकॉइन में। मैं और वहाँ पे 5500 कॉइन है वहाँ भी, लेकिन वो सारे आधे से ज़्यादा स्कैम है। तो मुझे पता है कि जंगल का राजा बिटकॉइन है, तो मैं सिर्फ बिटकॉइन में पैसा लगाऊंगा। ठीक है। अब उसके बाद बच गए मेरे बाकी 10%। अब ये 10% जो मैं बताने वाला हूँ, आप भी बहुत ध्यान से सुनिए और ऑडियंस भी बहुत ध्यान से सुने।
लोगों को लगता है जो मैं बता रहा हूँ वो खर्चा है, लेकिन वो खर्चा नहीं है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। वो कैसे इन्वेस्टमेंट में उदाहरण सहित बताऊंगा आपको कि आपको वो पैसा लगाना है उसमें मेडिकल इंश्योरेंस में और टर्म इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में यानी कि यदि मुझे कल कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को एक लमसम पैसा मिले ताकि उनका जीवन यापन मज़े से बीते, और अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे को मेरे अपनी इन्वेस्टमेंट्स ना तोड़नी पड़े, मेरे को मेडिक्लेम मिल जाए। अब मैं आपसे ये बात क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं 20 साल से 20,000 रुपये महीना दे रहा हूँ अपना मेडिक्लेम। सो व्हाट आई हैव पेड इज़ 4 लाख रुपीज़ ग्रॉस। मैं इसको डबल ट्रिपल भी कर लूँ तो भी कितना हुआ, 12 लाख 15 लाख सब। मतलब लोग कहेंगे अरे इसमें तो ब्याज भी मिलता, सर कैसी बातें कर रहे हो, 4 लाख थोड़ी रह गया। तो मैं कह रहा हूँ इतना। मैं एक बार बीमार हुआ आज से कुछ टाइम पहले, मेरे करीब 23 या 24 लाख रुपए लगे थे, मुझे सारे मिल सारा गए। कवर मिल गया। तो मेरे लिए तो वो 4 लाख के सामने इन्वेस्टमेंट ही हुई। ट्रू। अब मैं टर्म की बात करता हूँ। मैंने कितने की टर्म ले रखी है, मान लीजिए 5 करोड़ की। मैं कितना उसका दे रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल से दे रहा हूँ, तो मैं कितना दे रहा हूँ उसका, मुश्किल से 50,000 भी नहीं, 40,000 रुपये कुछ। अगर मैंने 40 साल भी दिए तो कितना दिया, 16 से 20 लाख रुपए। वो किसी भी कैलकुलेशन से 5 करोड़ बैठते ही नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा तो मेरी फैमिली को 5 करोड़ मिलेगा। तो कुल मिला के बात क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। और आजकल तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक सबसे अच्छा काम कर दिया है। हमारे टाइम में तो एनुअल प्रीमियम ही होता था, अब आप मंथली भी या दे सकते क्वार्टरली हो। भी दे सकते हो। ट्रू। तो मंथली में तो सबसे अच्छा है, आपकी सैलरी इधर से आई, आपने अपना वो म्यूचुअल फंड भी कट एंड गया, वो ये भी बहुत कट गया। कम प्रीमियम बनता है, लाइक कभी किसी का 1,000 ही रुपए 1000 बनता है, 1500 किसी का 2000। हाँ, मैं 1500 इसीलिए कह रहा हूँ, 2000। मतलब अगर आपका पूरे साल का 20,000 भी बना तो आपका 1,500 में, मतलब 1600-1700 रुपए में आपने मतलब दिए। 2,000 के अंदर अंदर आपका प्रीमियम तो मंथली वो बनता है। आपको इतना पिंच भी नहीं करेगा, पता भी नहीं लगेगा। जैसे मेरे फ़ोन की EMI कटी, ये कटी, वो भी कट गई। वो 2,000 पे ट्रू कोई ध्यान भी नहीं देता। व्हाट इज़ योर टेक ऑन क्रेडिट कार्ड? कई लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है वो तो मतलब इट इज़ लाइक अ स्मार्ट टूल अगर आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, बट वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो ट्रैप है, ये तो डेट ट्रैप है। बीइंग अ फाइनेंस कोच, बीइंग अ प्रोफेशनल, व्हाट इज़ योर टेक ऑन क्रेडिट कार्ड? If you are using it smartly, it is the wonderful tool. If you are not using it smartly, it is a, मतलब मैं वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ उसके लिए, लेकिन इट इज़ ए फैटल द इंस्ट्रूमेंट। फेटल, द वर्स्ट मैं कह सकती हूँ। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। आज से करीब 15 साल पहले मेरे फादर को कुछ ब्रेन स्ट्रोक हो गया था शायद। तो डॉक्टर ने कहा भाई 25 लाख रुपए कुछ लगेंगे। मैंने अपनी जेब से 2 कार्ड निकाले और स्वैप करे और मेरे फादर का इलाज हो गया। अगर मेरे पास वो कार्ड नहीं होते तो मैं किसके आगे रात को 12 बजे 1 बजे हाथ फैलाने जाता। अब मेरे पास 40 दिन का टाइम है उसको रिकवर करने के लिए, नहीं तो 2 लाख रुपए दो, अगले महीने दे देना, उसकी तो किस्त अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है। तो कितना यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है। अगर वो मेरे पास नहीं होता तो मैं कहाँ किसके आगे हाथ फैलाने जाता। तो दिस इज़ अ स्मार्ट मूव। मेरे को ये फ़ोन लेना है, या आपने 1.5 लाख का फ़ोन लिया, 1.5 लाख का ही आजकल मिनिमम ब्रैकेट हो गया फ़ोन का। कंपनी कहती है भैया कैश डाउन ले लो तो भी 1.5 लाख है, हमसे 0 इंटरेस्ट EMI पे ले लो तो भी 1.5 लाख है। तो मेरे लिए क्या है, मैंने अपने 1.5 लाख की करा दी FD या म्यूचुअल फंड, और उसको मैं हर महीने 10,000 दे रहा हूँ। स्मार्ट मूव। मुझे कोई ऐसा खर्चा करना है जो कि मेरे पास अकाउंट में पैसे हैं, मैंने क्रेडिट कार्ड से किए, पैसे तो मेरे उतने ही लगे। 50 दिन का मुझे क्रेडिट मिल गया, साथ में 2-3 हज़ार पॉइंट मिल गए जो कि मैं रिडीम करूंगा तो 2-3 हज़ार रुपये के बराबर ही होंगे शायद वो। तो वो मेरा एक सेविंग हो गई। ठीक है, तो स्मार्ट मूव। अब आते हैं बैड मूव पे। मेरी सैलरी है 50,000 रुपये, मैं 2 लाख का फ़ोन फाइनेंस करा रहा हूँ। रॉन्ग मूव। आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू पे। मैंने 2 लाख का वो ले लिया, अब मैं उसका 30% 40% साल का ब्याज दे रहा हूँ। रॉन्ग मूव। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, if you are using an instrument smartly, it is a helping tool. If you are not using it smartly, it is a bad tool. तो मेरे पास तो 10 क्रेडिट कार्ड है जी, मैं तो खूब वाइजली यूज़ करता हूँ। मेरे तो पॉइंट्स ही इतने हो जाते हैं, कई दफ़ा मुझे
2-2 लाख रुपए के बेनिफिट मिल जाते हैं. सो you should understand, if you have money in your account and you are using credit card, it is the most wonderful thing. But if you don't have it, don't do it. If you have money in your account and you are planning it wisely, जैसे कि कोई बच्चा है, उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है या 80,000 या 50,000 सैलरी है और उसको एक आईफोन लेना है और उसको 5-6 हज़ार की किस्त कटती है, तो उतने वो कर सकता है, बहुत अच्छा है. क्यों किसी के आगे हाथ फैलाना, क्यों किसी से उधार लेना. लेकिन ओवर लेवरेजिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इज फैटल. मतलब वहाँ रिस्की भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा फैटल, क्योंकि 42-46% आपसे ब्याज लेते हैं वो. ट्रू. तो विच इज़ ह्यूज. सेकेंडली, आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाइए. आपको कोई भी बैंक शुरू में 40-50 हज़ार की लिमिट देता है, फिर वो 1-8 साल बाद 1-2 लाख कर देता है, फिर वो धीरे धीरे 15-20 साल आप यूज़ करते हैं तो 5-5, 10-10, 20-20 लाख के भी कार्ड होते हैं. ठीक है. अब आपने एक बैंक से लिया, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, आपको पता लगा 50-1 लाख की आपके पास लिक्विडिटी है, तो इन केस ऑफ एनी एडवर्स प्रॉब्लम आपको 50 लाख रुपए 1 मिनट में मिल गया ना. आपको ना तो उसके लिए कोई ITR देनी है, ना कुछ करना है प्रॉब्लम के वक्त. लेकिन अगर आप यही उससे जुआ खेल लो, लेजर पे ले लो, तो वो तो भाई फिर मरने का तरीका ही है फिर. तो सर, जैसे क्रेडिट कार्ड की हमने बात की, वैसे ही एक और चीज़ है, वो है लोन. गाड़ी लेनी है तो लोन ले लो, घर लेना है तो लोन ले लो, तो और कुछ और आपको ट्रैवल करना है तो लोग पर्सनल लोन लेते हैं. सो नाउ अगेन, सबसे पहले गाड़ी की अगर बात करते हैं, और आजकल हर कोई बहुत ज़्यादा, मतलब उसने जॉब करना स्टार्ट ही नहीं किया और तो चलो गाड़ी लेनी है. 20s में बच्चों के साथ ऐसा होता है. तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो मेरी सैलरी अगर 50,000 रुपये है, या लेट्स से 1 लाख रुपये, 50,000 से 1 लाख के अंदर है, तो कैसे मैं ये डिसीजन लूँ, स्ट्रैटेजिकली सोचूं कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आई मीन प्राइस कितना होना चाहिए और लोन कितना मैं ले सकती हूँ, कैसे मैं इस चीज़ को मैनेज करूँ? देखिए, जिस बच्चे की सैलरी 50,000 से 1 लाख है, उसे गाड़ी 7 से 8 लाख 10 लाख के बीच की लेनी चाहिए. यानी कि आप अपनी सैलरी को 20 से गुणा कर दीजिए. उससे ज़्यादा की सैलरी आपको नहीं, मतलब उससे ज़्यादा की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए. दिस इज़ फर्स्ट. सेकंड, आपको वाकई गाड़ी की ज़रूरत है या नहीं, इसको आप ऐसे एनालाइज करिए कि आपके घर से आप ऑफिस आती हैं, तो उसके क्या क्या विकल्प है. क्या मेट्रो जहाँ से आप बैठती हैं और उतरती हैं वो बिल्कुल कन्वीनियंट है, तो आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है. लेकिन घर पहुंचने के बाद हो सकता है कि आपकी सोशल गैदरिंग ऐसी हो कि गाड़ी की ज़रूरत हो. आपका कैब का कितना खर्चा है, आप मान लीजिए 5-7 हज़ार कैब में ही दे रही हैं हर महीने, तो बेटर है 10 हज़ार की EMI दे के गाड़ी ले लो ना. मतलब यू आर इन ए पोजेशन ऑफ एन एसेट प्लस कन्वीनियंस. लेकिन मुझे लगता है घर अपना होना चाहिए, सबके पास छत अपनी होनी चाहिए. गाड़ी बड़ी छोटी को हम छोड़ देते हैं, लेकिन एक कन्वीनियंस के लिए गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी हो, रात को कहीं जाना पड़ जाए, हॉस्पिटल जाना है, कहीं जाना है, पेरेंट्स को जाना है, तो एक कन्वीनियंस के लिए गाड़ी होनी चाहिए. अब आपकी अगर सैलरी अलाउ करती है कि आप 7-8 लाख की ब्रैकेट की गाड़ी लें और आपकी इच्छाएं अलाउ करती हैं मर्सिडीज़ लें या ऑडी लें, तो उसके लिए बैलेंस आप कर लीजिए. मतलब आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक ऑन दैट. लेकिन कभी भी आपका इसका एक फार्मूला ये बना लेते हैं कि अगर आप 50,000 कमाते हैं तो आपकी सारी EMI 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. चाहे उसमें घर ले लें, गाड़ी ले लें, कुछ और ले लें, क्योंकि आपकी अगर सैलरी से आप अपने लिए खर्चा ही नहीं कर पाएंगे, सारी EMI देते मतलब रहेंगे, मेरी तो सैलरी अगर 1 लाख है तो 50,000 से ऊपर मेरी EMI नहीं होनी चाहिए. क्योंकि आपको बच्चे भी पालने हैं, आपको घर भी देखना है, खाना भी खाना है, बिजली भी देनी है, इंटरनेट भी करना है, मोबाइल भी करना है, उस गाड़ी में तेल भी डलवाना है जिसकी EMI दे रहे हैं. तो ये सब चीज़ें का भी तो खर्चा है ना, डे टू डे एक्सपेंसेस. जितनी जितनी हमारी सैलरी बढ़ती है, उससे कई ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं. सो बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ कोच, वो ऐसे कौन से हैक्स है या कौन से हैबिट्स है मैं स्पेशली? तो मैडम अपने घर में ही दुखी हूँ इस बात से लेके तो कि जो मेरे आप- बच्चों के जो खर्चे हैं वो मैं ही बहुत परेशान हूँ इससे लेके. क्या आप बताना चाहेंगे जो स्पेशली यूथ है, जो यंग अर्नर्स हैं, 25-26, जिनके ऊपर कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है,
तो वो कौन से ऐसे हैक्स है या कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो उनको तुरंत प्रभाव से अपना लेने चाहिए इफ दे वांट अ देखिए, गुड वेल्थ जिस मैनेजमेंट? एज में मैं हूँ, मेरे तो बच्चे हैं, तो मैं तो उन्हें भी कहता रहता हूँ भाई थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करो। लेकिन वो कहते हैं पापा अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ और मैं 10,000 रुपये अपने वीकेंड पे ना खर्च करूँ तो मैं कमा किसके लिए रही हूँ? तो हो सकता है कि देन आई एम साउंडिंग लाइक अ लिटिल ओल्ड स्कूल, बट दिस इज़ व्हाट जेनजीज आर डूइंग। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को ये देख लेना चाहिए कि भाई थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ कहीं हिट ना हो, लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा सा अगर कहीं, क्योंकि हम लोगों को हमारे माँ बाप ने क्या सिखाया था, सेव करो। सेव करो। आजकल बच्चों में है मौज से रहो, सेव तो होता रहेगा, अपने आप ज़िंदगी देख लेंगे। जब मैं आज कमा रही हूँ तो मैं कल क्यों नहीं कमाऊंगी? तो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा माँ बाप को चेंज हो, जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चे चेंज करें। लेकिन हाँ, आप ये देख लीजिए कि आप खर्चा करिए, मौज मस्ती करिए, लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च करिए, कहीं दिक्कत नहीं है। बस वो लाइफस्टाइल कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके ऊपर इतना इफ़ेक्ट कर दे कि आप किसी मेंटल डिप्रेशन में हो। तो कुछ आप एक रफ एक वो बता सकते हैं हमें कि मैं कैसे डिवाइड करूं? फॉर एग्जांपल अगर मेरा 50,000 आया है तो मैं इन्वेस्ट कितना करूं, इमरजेंसी फंड के लिए कितना रखूं और फिर मैं अपने शौक पूरे करने के लिए कितना रख सकती हूँ? मतलब देखिए, एक अब एक इसके रफ। लिए ना नवमी कोई फिक्स फार्मूला नहीं बन सकता। ओके। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए इफ़ यू आर लिविंग विद योर फादर, तो आपके तो खर्चे ही नहीं है, आपको सारी सेविंग और मौज है बस। अब आप अगर इंडिपेंडेंट रह रही हैं, आपके फादर कहीं हैं, तो अब आपके ऊपर तो अपनी रेंट सैलरी भी का रेंट, बहुत। गाड़ी, ये वो सब खर्चे हैं। ट्रू ट्रू। तो इसके लिए ना मतलब ये ना हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस है। अब हो सकता है कि जैसे आपको लिपस्टिक 3,000 3,000 वाली वाली पसंद है और किसी बच्ची को सिर्फ 500 वाली 500 वाली पसंद है। पसंद है, 500 true। वाली भी बुरी नहीं है। तो आपका तो वैसे ही देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। ट्रू। अब हो सकता है द नेल पेंट यू आर वेयरिंग might be costing a fortune. The perfume you are wearing might be costing say 20,000 rupees. ट्रू। बट परफ्यूम तो 500 रुपये का भी अवेलेबल है। तो इसके लिए ना मतलब मैं किसी को कमेंट करूं कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे पास 6 महीने बाद जॉब नहीं रही, या 6 महीने के लिए जॉब नहीं रही, या मेरे को मैं आज बीमार हो गया तो 6 महीने 8 महीने साल मेरा खर्चा चलाने लायक मेरे पास पर्याप्त धन या सेविंग है, तो दोनों हाथ से उड़ाओ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू। हाँ, मतलब यही मेरा एक सवाल है। हाँ। फॉर्मूला ये बनता है कि आप अपनी सेविंग के रिलेशन में खर्चा करें। फॉर्मूला ये नहीं बनता कि मैं आपसे किसी भी हक से ये कह जाऊं कि भाई डियोर आप नहीं अफोर्ड करिए, आप तो कोई सस्ता ब्रांड लगा लीजिए। दिस इज़ नॉट राइट। ट्रू। You can cut on your 4 maybe hotel bills and you are affording a Dior. How can I define a formula for that? नहीं, मैं आपसे ये कहूँगा इसके लिए बेटर ये है कि आप सेविंग पे थोड़ा स्ट्रेस करिए, और जब आपको लगे कि मेरे पास साल 6 महीने का अगर मेरी जॉब नहीं रही फंडिंग या मेरे पास इमरजेंसी है, फंड आ मेरे गया पास सेविंग है, करिए ना खर्च। क्योंकि आप कमा किस लिए रही है? आप मेंटल खुशी नहीं अपनी अवेल करेंगी तो किस लिए? क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स और अपने बाप दादाओं को देखा है, सारी ज़िंदगी जोड़ते रहे कि पहले बच्चे की शादी करनी है, ये करना वो करना, फलाना ढीकड़ा, और जब उनके पास पैसा स्पेयर हुआ तब हेल्थ नहीं अलाउ करती, अब वो चल फिर नहीं सकते। सो आई डोंट वॉन्ट दैट पीपल शुड लिव दैट काइंड ऑफ। मैं खुद ही नहीं जी रहा तो मैं किसी को क्या कहूँ? मैं तो खूब मौज में रहता हूँ। तो मेरा कहना सिंपल सब लोगों से ये है, ये देख लीजिए कि आपका आगे भविष्य ऐसा ना हो कि आज आप इतना खर्च कर दें कि आने वाले 5, 6, 8, 10 महीने या साल भर कष्ट में रहें। अगर उसकी प्लानिंग पर्याप्त है, अरे मैं तो कहता हूँ खूब खर्च करो। बिल्कुल। मतलब थैंक यू सो मच दीपक जी। मतलब एक्चुअली में ये कॉन्वर्सेशन इतना, एक तो बहुत ही लाइट मोड पे हमने ये कॉन्वर्सेशन किया एंड वेरी एनलाइटनिंग। सो नाउ आई विल हैव अ वेरी क्विक रैपिड फायर राउंड विद यू, छोटा सा, जिसमें 3-4 सवाल होंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग। स्टॉक मार्केट को लेकर एक सबसे बड़ा मिथ। डोंट ट्रेड इन स्टॉक्स व्हेन यू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, ऑलवेज ट्रेड इन इंडेक्स। एक एडवाइस जो आप हर नए इन्वेस्टर को देना चाहते हैं, जो उनको मान लेनी चाहिए जल्द से जल्द। मैं उनसे ये कहूँगा पहले जाके ये पढ़ें कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 2, 4, 6 महीने की इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। ट्रेडिंग में 100% विन रेट होता है, ये सच है या झूठ? बहुत बड़ा झूठ। फाइनेंस की वो 1 या 2 किताबें जो आपको लगता है हर किसी को पढ़नी चाहिए अपनी लाइफ में। किताब पढ़ के ही पैसा बनता तो आज सारे रिच होते। गॉड। ओके, थैंक
थैंक यू सो मच दीपक जी, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर कि स्पेशली ट्रेडिंग और फाइनेंस को लेके जो छोटे मोटे सवाल हमारे मन में थे एंड जितना मेरी नॉलेज में था वो मैंने पूछ लिया, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे सवाल होते हैं जो हम सभी के मन में हैं। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं, और आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए कीप वॉचिंग जी बिजनेस।